नमस्ते। मैं आज से एक नई सीरीज डाल रहा हूं और नया पार्ट कल आएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। चलो शुरू करते हैं। टीवी पर न्यूज फ्लैश हो रही थी। एंकर अनाउंस कर रहा था कि डीएम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स के सीईओ और नाइल्सू के चेयरमैन को गायब हुए लगभग 1 साल हो चुका है। बंदा इन्वेस्टर्स और बैंकों से मोटी रकम लेकर हवा हो गया था। पुलिस अभी भी केस की तहकीकात में जुटी थी। उम्मीद थी कि जल्द या देर कहीं न कहीं से उसका कोई सुराग लग ही जाएगा। कुछ लोगों का मानना था कि चेयरमैन किसी और देश भाग चुका है, वही जिनका पैसा डूबा था। चाहे छोटी रकम हो या करोड़ों, वो सब इंस्टेंट इन्वेस्टिगेशन और उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। पुलिस ने इंटरनेशनल अथॉरिटीज से मदद की गुहार लगाई थी ताकि रेड नोटिस जारी किया जा सके और आगे की कार्रवाई हो सके। इसी बीच एक मोबाइल स्क्रीन पर यही न्यूज चल रही थी। पास ही एक टेबल पर शराब की बोतल, ग्लास और कुछ और सामान बिखरा पड़ा था। एक आदमी आराम से पी रहा था। उसके पीछे समंदर की लहरें बह रही थी और एक बोट पानी पर तैर रही थी। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि नाइल्सू था, डीएम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का एक्स सीईओ, जो टीवी पर खुद की न्यूज देख मंद मंद मुस्कुरा रहा था। उसने खुद से कहा, सब फालतू की बातें कर रहे हैं, मैं तो मजे में हूं। वो इस बात से पूरी तरह खुश था कि बेवकूफ लोग लुट गए और असली खेला उसने कर दिया। उसने ग्लास उठाया, एक सिप ली और ठहाका लगाया। रात गहरी हो चुकी थी। नाइल्सू अपनी बोट में चैन की नींद सो रहा था। अचानक एक आवाज आई, चेयरमैन नाइल्सू, उठो। वो हड़बड़ाकर उठा। सामने देखा, एक आदमी कुर्सी पर बैठा था, डार्क सूट में। नाइल्सू सन्न रह गया। उसने चौंक कर घूरा और झट से उठकर बैठ गया। आदमी ने धीरे से मुस्कुराते हुए पूछा, अब भी खुश हो? दूसरों का पैसा लूटकर दुनिया घूमने का मजा कैसा लग रहा है? नाइल्सू ने आंखें सिकोड़कर गुस्से में पूछा, तू है कौन? आदमी खड़ा हुआ, उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, आवाज भूल गए? वैसे भी मुझे तुझसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी। नाइल्सू के दिमाग में अचानक फ्लैशबैक ऑन हो गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई, जैसे कोई पुरानी याद दिमाग में क्लिक कर गई हो। वो धीरे से बड़बड़ाया, किम मुह्युक, डायरेक्टर किम मुह्युक। तू? मुह्युक धीरे धीरे बेड की तरफ बढ़ रहा था। नाइल्सू ने घबराकर हाथ उठाया, इशारा किया कि रुक जा, दूर रह। लेकिन मुह्युक बिना रुके आगे बढ़ता गया। वो बेहद कूल अंदाज में बोला, चेयरमैन नाइल्सू, मैं यहां तुझसे सिर्फ एक चीज लेने आया हूं, तेसन कैपिटल का उधार। नाइल्सू का दिमाग हैंग हो गया। उसने हैरानी से पूछा, डायरेक्टर किम, तू किसकी बात कर रहा है? फिर जैसे ही सिचुएशन रियलाइज हुई, उसके चेहरे पर पैनिक मोड ऑन हो गया। वो जोर से चिल्लाया, सिक्योरिटी। लेकिन जैसे ही उसने बाहर झांका, उसकी रूह कांप गई। सारे बॉडीगार्ड्स या तो जमीन पर पड़े थे या दीवार से टिके बेहोश। किसी को भी हिला डुला तक नहीं रहा था। मुह्युक ने स्मूथ टोन में कहा, शांत हो जा चेयरमैन, हम तुझे कोरिया ले जाने नहीं आए, बस पैसे लेने आए हैं। फिर उसने अपना फोन उठाया और स्क्रीन नाइल्सू के सामने कर दी। कुछ नंबर फ्लैश हुए। प्रिंसिपल अमाउंट 150 बिलियन वोन पेंडिंग एनुअल इंटरेस्ट, 320 बिलियन वोन टोटल अमाउंट टू पे। 470 बिलियन वोन का माइंड ब्लो हो गया। उसकी आंखें फोन स्क्रीन पर अटक गई। आवाज कांपते हुए बोला, 470 बिलियन वोन? उसने एक सेकंड में क्विक कैलकुलेशन किया और चौंक कर बोला, आज के एक्सचेंज रेट के हिसाब से 358 मिलियन डॉलर्स। तू चाहता है कि मैं 358 मिलियन डॉलर्स जमा करूं? अब तक उसका पूरा कॉन्फिडेंस धुआ हो चुका था। चेहरा सफेद, आवाज कांपती हुई, प्लीज डायरेक्टर किम, कोई और तरीका निकाल सकते हैं? नाइल्सू अब सीरियसली बिन मांगे मर्सी मोड पर आ चुका था। नाइल्सू की आवाज घबराहट और गुस्से में भर गई, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैंने सब उड़ा दिए इस यॉट को खरीदने में, अब कुछ भी नहीं बचा। वो फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाने लगा, ये क्या बकवास है? प्रिंसिपल अमाउंट डबल कैसे हो गया? तुम लोग खुद ठग हो।
अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो ये यॉट रख लो, मुझे इसकी भी जरूरत नहीं। मोहियुक ने डिसबिलीफ में अपना माथा पकड़ लिया। उसने नाइलसू को ऐसे देखा जैसे सोच रहा हो, ये बंदा सिरफिरा है या मुझे उल्लू बना रहा है। उस रात अंधेरा सब कुछ निगल चुका था। समंदर के ऊपर एक मोटी चेन झूल रही थी। डायरेक्टर किम मोहियुक खाड़ी के किनारे खड़ा था। सिगरेट होठों से लटक रही थी। पीछे उसका असिस्टेंट चुपचाप खड़ा था। बोट में बैठे ड्राइवर को ऑर्डर मिला, चेन उठाओ। जैसे ही चेन ऊपर खींची, नाइलसू समंदर से बाहर निकला, पूरी तरह भीगा हुआ, कांपता हुआ और आंखों में साफ साफ गुस्सा। मोहियुक ने कोल्ड और डेडली एक्सप्रेशन के साथ नाइलसू की ओर देखा और बिना किसी इमोशन के कहा, चल गेम ओपन कर देते हैं। तूने कहाँ पैसा उड़ाया? सुन ले, माल्टा में एक शेल कंपनी 200 मिलियन वोन वर्जिन आइलैंड्स में, इन्वेस्टमेंट 150 मिलियन वोन स्विट्जरलैंड में, अकाउंट 120 मिलियन वोन। पता ये पैसा कहाँ है? नाइलसू रस्सियों से बंधा, पूरा भीगा, कांपता हुआ बोला, मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं छुपाया, मेरी अकेली असली प्रॉपर्टी यही यॉट है। मोहियुक एकदम स्टोन फेस रहा। उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस ठंडे लहजे में बोला, यॉट में तो हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट भी होगा, क्यों न सीधे अभी तेरे लैपटॉप से ट्रांसफर करवा दूं? नाइलसू पैनिक में चिल्लाने लगा, मुझसे ये नहीं होगा, मैं पैसे नहीं लौटा सकता। मोहियुक ने बिल्कुल बेरुखी से जवाब दिया, कोई पैसा वापस नहीं करेगा, समझा? तुझे सीधा मछलियों का खाना बना देंगे। अब नाइलसू पूरी तरह हिल चुका था। वो डेस्परेट होकर चिल्लाया, मैं मर जाऊंगा लेकिन पैसे नहीं छोड़ूंगा। फिर अचानक उसने चिल्लाकर कहा, ठीक है, कर लो जो करना है, मैं 150 बिलियन वोन प्रिंसिपल अमाउंट जमा कर दूंगा। उसने गहरी सांस लेते हुए जोड़ा, ब्याज की बात मत करो, पहले ही बहुत चुका हूं। तुम लोगों को सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, बाकी इन्वेस्टर्स भी पैसा कहीं और डाल रहे हैं, फिर भी तुम मेरी जान के पीछे पड़े हो। मोहियुक ने एक नजर अपने एजेंट्स की तरफ डाली और कहा, फिर से समंदर में डालो। एजेंट्स ने ऑर्डर फॉलो किया। नाइलसू अब डर से पागल हो चुका था। वो रोने जैसा हो गया और जोर जोर से चिल्लाया, रुको, रुक जाओ, प्लीज सुनो। मोहियुक ने हाथ से इशारा किया, रुको, वापस मत फेंको। कुछ ही मिनटों बाद नाइलसू लैपटॉप के सामने बैठा था। दूसरी तरफ मोहियुक अपने फोन पर अमाउंट चेक कर रहा था। जैसे ही $350 मिलियन का ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ कि मोहियुक ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाया और कहा, तेसन कैपिटल की सर्विस यूज करने के लिए शुक्रिया। नाइलसू गुस्से से तिलमिला उठा। उसकी आंखों में जलन थी। उसे लगा कि उसकी मेहनत की कमाई जबरदस्ती छीन ली गई है। वो गुस्से में चिल्लाया, लेकिन डायरेक्टर किम मोहियुक बिना किसी रिएक्शन के शांत खड़ा रहा। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अगर कभी फिर से पैसों की जरूरत पड़े तो हमसे संपर्क करना मत भूलना। इसके बाद मोहियुक अपनी यॉट पर चढ़ा और वहां से रवाना हो गया, जबकि नाइलसू तमतमाया हुआ दूर जाती यॉट को देखता रहा। लेकिन जैसे ही उसने दूसरी तरफ नजर घुमाई, समंदर से एक और यॉट उभरती दिखी। उसकी हेडलाइट्स इतनी तेज थी कि नाइलसू को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो उसके होश उड़ गए। चारों ओर कई और यॉट्स आ गई थी और उनकी लाइटें सीधा उसी की ओर चमक रही थी। एक दमदार आवाज किसी यॉट से गूंजी, हम फिलीपींस कोस्ट गार्ड हैं। कोरियन पुलिस द्वारा जारी इंटरपोल रेड नोटिस के तहत तुम्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। किसी भी तरह की हरकत मत करना, वरना गोली चला दी जाएगी। नाइलसू का खून खौल उठा, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। पेट्रोल बोट्स करीब आती गई और उसकी यॉट पूरी तरह घिर गई। दूसरी ओर तेसन कैपिटल के आलीशान मैंशन में एक बड़ी टेबल के चारों ओर कुछ लोग बैठे थे। दीवार पर च्यो परिवार के पूर्वज की एक विशाल तस्वीर लगी थी। चेयरमैन च्यो सुमन ने डायरेक्टर किम मोहियुक को शानदार काम करने के लिए शाबाशी दी और उसे ड्रिंक ऑफर की, लेकिन मोहियुक ने विनम्रता से मना कर दिया और कहा,
मैंने बस कंपनी के रूल्स फॉलो किए हैं, इसमें कोई बड़ा काम नहीं किया। वाइस चेयरमैन चियो सुहन ने भी उसकी तारीफ की, ये कहते हुए कि 470 मिलियन वोन की रिकवरी कोई छोटी बात नहीं थी। बगल में चेयरमैन का बड़ा बेटा चियो जीवो चुपचाप ये सब देख रहा था। उसने सिर हिलाकर अपनी सहमति जताई। चियो सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुहियुक, तुम्हारे जैसा भरोसेमंद आदमी इस दुनिया में कोई और नहीं है। लेकिन मुहियुक बस सिर झुकाकर बोला, मैंने सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाई है। तभी चियो सुमन थोड़ा भावुक हुआ और मजाकिया लहजे में कहा, अब तो हमें अंकल कहना शुरू कर दो, आखिर हम सब एक ही परिवार के हैं। वाइस चेयरमैन चियो सुहन हंसते हुए बोला, अरे भाई, मुहियुक हमारी सबसे प्यारी बहन चियो मिसियन का बेटा है, तो ये हमारे अपने ही खून का हिस्सा हुआ ना। इतना सुनते ही पूरे रूम का ध्यान उस बड़ी तस्वीर की ओर चला गया जो चियो परिवार के पूर्वज चियो तेसन की थी। चेयरमैन चियो सुमन ने एक ठंडी सांस भरते हुए कहा, कभी बड़े बड़े लोग इस इंसान के पैरों में गिरकर पैसे मांगते थे, और आज भी हमारा साम्राज्य उसी की बदौलत चल रहा है। चियो तेसन कोरिया का सबसे अमीर और ताकतवर लोन शार्क किंग था। उसकी दौलत का कोई हिसाब नहीं था। कैश, शेयर मार्केट, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, सब कुछ सिर्फ उसी के कंट्रोल में था। मुहियुक ने धीरे से ड्रिंक का ग्लास उठाया, चारों ओर देखा और एक अजीब सा खालीपन महसूस किया। इतनी मेहनत करने के बाद भी उसके पास कुछ भी नहीं था। सब कुछ सिर्फ चियो सुमन के पास रह गया था। जैसे ही चियो सुमन ने अपने बेटे चियो जीवो से उसकी कंपनी से गैरमौजूदगी और सीईओ यू को पकड़ने में असफलता के बारे में पूछा, जीवो ने गलती मान ली, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं लिया था। अपने बेटे की नाकामी से नाराज होकर चियो सुमन ने उसकी पिछली गलतियों को याद दिलाया, जिसमें उसका ड्रग से जुड़ा कांड भी शामिल था। जीवो, जो अपनी लालच और नालायकी के लिए बदनाम था, अपने पिता के लिए हमेशा शर्मिंदगी का कारण बना था। इसके बावजूद मुहियुक को आराम करने के लिए कहा गया, क्योंकि उसने अपना काम पूरा कर लिया था। वो हवेली से निकलते हुए 30 सालों की मेहनत और थकान को महसूस कर रहा था। उसे लगा कि उसने चियो परिवार के हर काम को बिना सवाल किए अंजाम दिया। फिर भी वो इस परिवार का असली हिस्सा नहीं बन पाया। जब उसने अपनी कार में बैठकर फोन चेक किया तो उसे अपनी दादी की पुण्यतिथि की रिमाइंडर नोटिफिकेशन दिखी। इसने उसे और भावुक कर दिया। वो रास्ते में एक दुकान पर रुका, कुछ सामान खरीदा, और जैसे ही निकलने वाला था उसका फोन बजा। असिस्टेंट ने खबर दी कि सीईओ यू का पता चल गया है और चेयरमैन ने उसे तुरंत पकड़ने का आदेश दिया है, भले ही ये काम जीवो की जिम्मेदारी थी। मुहियुक को हैरानी हुई, लेकिन उसने तुरंत लोकेशन की ओर रुख किया। अंधेरे में छिपे खतरे। जब वो कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचा तो उसने संगी को कॉल करके उसकी लोकेशन कंफर्म की। तभी उसने देखा कि कुछ लोग डंडों के साथ उसकी ओर बढ़ रहे हैं। माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। चारों ओर से भीड़ ने उसे घेर लिया। मुहियुक गुस्से में चिल्लाया, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? पाक संगी कहाँ है? उसी वक्त पाक संगी एक सिगरेट जलाते हुए मुस्कुराया और बोला, बॉस, सॉरी आपको इतनी देर से बुलाया। मुहियुक चौंक गया और गुर्राया, तू समझता क्या है खुद को? तभी एक गाड़ी तेज रफ्तार में आई और मुहियुक को टक्कर मार दी। वो जमीन पर गिरा, लेकिन संभलते ही उसने एक हमलावर का हमला डॉज किया और उसे जमीन पर गिरा दिया। लेकिन हमलावर कम नहीं थे। मुहियुक एक के बाद एक को गिराता गया, लेकिन जल्द ही वो चारों ओर से घिर गया। उसे मारते हुए संगी ने सामने बैठकर उसकी ओर देखा। मुहियुक गुस्से में चीखा, हरामी। तभी एक डंडा उसके चेहरे पर जोर से पड़ा। वो जमीन पर गिरा और जब आंखें खोली तो देखा कि उसके हाथ रस्सियों से बंधे हुए थे और वो एक बंद वैन के अंदर पड़ा था। मौत की साजिश, थोड़ा खून उसके हाथ पर गिरा था। उसने खुद से सवाल किया, ये क्या हो रहा है? तभी उसने सामने देखा। एक गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी थी और उसका सामना समंदर की ओर था। वो किसी भी पल नीचे गिर सकती थी।
मोह्युक ने संगी को घूरते हुए चिल्लाया, तू क्या कर रहा है? मुझे यहां से निकाल। संगी शांत स्वर में बोला, ऑर्डर आया है कि तुम्हें आज रिटायर कर दिया जाए। मोह्युक गर्जा, किसने कहा? चेओ सुमन, चेओ सुहन या वो नालायक जीवो? संगी ने ठंडे लहजे में कहा, इससे फर्क नहीं पड़ता, हम सिर्फ नौकर हैं। हमें जो कहा जाता है वही करते हैं। मोह्युक की आंखों में नफरत जल उठी, लेकिन संगी ने उसकी तरफ देखा और कहा, अलविदा चीफ। तभी रस्सी खोल दी गई और गाड़ी का हिस्सा नीचे गिरने लगा। गाड़ी सीधा समंदर में जा गिरी। मोह्युक ने चीखते हुए कहा, रुको, ऐसा मत करो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गाड़ी पानी में डूबने लगी। मोह्युक छटपटाया, क्या मेरी मौत ऐसे होगी? इतनी वफादारी के बाद मुझे ऐसी सजा मिल रही है? डूबते हुए उसकी नजर पानी में तैरते एक डिब्बे पर गई, जो किसी कपड़े के थैले में बंद था। उसने मन ही मन कहा, दादी, माफ करना। मैंने वादा किया था कि तुम्हारी पुण्यतिथि की पूजा करूंगा, लेकिन अब शायद मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूं। जीवन और मृत्यु के बीच अचानक सुबह की रोशनी चमकी। वो समंदर किनारे पड़ा था। सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ी। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं अब भी जिंदा हूं? तभी किसी ने उसे जोर से लात मारी। वो जमीन पर गिर पड़ा। उसने खुद को संभाला, लेकिन तभी दूसरा वार पड़ा। मोह्युक ने दांत भींचकर सोचा, क्या स्वर्ग में भी मारकाट मची हुई है? अब सामने खड़ा लड़का उस पर टूट पड़ा, लेकिन मोह्युक ने भी जोरदार घूंसे और किक से जवाब दिया। फिर उसने लड़के को पकड़कर समंदर में फेंक दिया। अरे यार, मोह्युक पूरी तरह से गुस्से में था। और फिर अचानक जोर से एक इशारा किया, लेकिन फिर उसने रुककर सोचा, ये क्या हो रहा है? तभी एक लड़के ने पीछे से अटैक करने की कोशिश की, लेकिन मोह्युक ने बिना वक्त गवाए उसे पानी में धक्का दे दिया। मोह्युक ने किनारे पर खड़े होकर महसूस किया कि जैसे वो फिर से जवान हो गया हो। उसका शरीर एकदम हल्का लगने लगा था। फिर दो और लड़के उसकी तरफ बढ़े। मोह्युक ने गुस्से से उन पर कड़ी नजर डाली और एक जोरदार किक मारी, और वो दोनों हवा में उड़ते हुए गिर पड़े। दूसरा लड़का भी मोह्युक से भिड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वही हुआ, वो भी जमीन पर गिर पड़ा। बाकी लोग बस देख रहे थे, जैसे पूरी फिल्म का हिस्सा बन गए हों, और मोह्युक उन सबका पिटाई कर रहा था। लड़के डर से कांप रहे थे। उनकी शक्लें देखकर लगा जैसे जिंदगी में पहली बार इनका सामना हुआ हो। आखिरकार बाकी दो लड़के डर के मारे भाग गए। मोह्युक थककर जमीन पर बैठ गया। दिमाग में ढेर सारी बातें आ रही थी। फिर एक लड़का उसके पास आया और भागते हुए लड़कों को चिढ़ाते हुए बोला, आओ वापस, फिर से लड़ो। फिर उसकी नजर मोह्युक पर पड़ी और उसने हंसी के साथ कहा, भाई, लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने आया था, पर यहां तो लड़के ही लड़ रहे हैं। फिर उसने मोह्युक की हालत देखी और पूछा, क्या हुआ? पसीना क्यों बह रहा है? मोह्युक ने उसे देखा और समझा कि ये तो उसका पुराना दोस्त ली म्यंगसू है। तभी पार्क ह्यूनसंग भी आया और मोह्युक के कंधे पर हाथ डालते हुए कहा, भाई, अभी भी वही किलर स्किल्स है, खुद सब संभालते हो जैसे पहले करते थे। मोह्युक कंफ्यूज होकर बोला, कहाँ हूं मैं? म्यंगसू ने झटका देते हुए कहा, क्या बोल रहे हो यार, ये ग्वांगली है। फिर उसने मोह्युक का सिर पकड़कर कहा, क्या कर रहा है तू? सियोल का लहजा क्यों इस्तेमाल कर रहा है? सर में चोट लगी है क्या? और फिर उसकी सिर की चेकिंग की। क्या बात है, पूरी तरह से सॉलिड लग रहा है। मोह्युक अब भी कंफ्यूज था। किस साल और तारीख में हूं मैं? उसने पूछा। म्यंगसू ने कहा, 21 सितंबर 1990। मोह्युक की आंखें खुली की खुली रह गई। क्या? यार, मैं 30 साल पहले आ गया हूं, उसने खुद से कहा। तभी उसने आसमान में एक गुब्बारा उड़ते हुए देखा, जिस पर बैनर लगा था। सड़क पर गाड़ियों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। पार्क ह्यूनसंग ने कहा, यार, भूख लगी है, रामेन खाने चलते हैं। म्यंगसू ने भी कहा, चलो, मैं ट्रीट करता हूं, भूख है ना? मोह्युक को अचानक याद आया
कि आज 21 सितंबर 1990 है और फिर वो बाप की तरह दौड़ पड़ा। उसके दोस्त उसे देख रहे थे, पर वो समझ ही नहीं पाए कि क्या हो रहा है। मुह्युक बस तेजी से दौड़ रहा था और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, उसकी दादी, जो आज ही के दिन दिल का दौरा पड़ने से चली गई थी। मुह्युक को याद था कि अगर एम्बुलेंस टाइम पर बुलाई होती तो शायद वो बच सकती। मुह्युक जैसे ही घर पहुंचा, उसने देखा कि उसकी दादी सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। उसने मुह्युक को देखा और बोला, क्या स्कूल जल्दी खत्म हो गया था? तू तो आज जल्दी आ गया। फिर उसने मुह्युक का हाथ पकड़ लिया। मुह्युक की आंखों में आंसू थे और पूरी दुनिया जैसे एक पल के लिए रुक गई थी। उसने रोते हुए कहा, दादी। दादी ने उसकी गाल पर हाथ रखा और पूछा, क्या हुआ? तुम इतने जल्दी क्यों दौड़ रहे थे? क्या तुमने खाना खाया? मुह्युक अब और भी ज्यादा रोते हुए दादी का हाथ थामे हुए था। दादी ने फिर पूछा, क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? मुह्युक ने कांपते हुए कहा, कुछ नहीं, बस तुम्हारी याद आ रही थी। फिर उसने दादी को गले से लगा लिया। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अब भी छोटे बच्चों जैसे लगते हो, लेकिन देखो कैसे बड़े हो गए हो। हाँ, मगर जब तुम हंसते हो तो बहुत प्यारे लगते हो। मुह्युक अभी रोते हुए बोला, दादी, अस्पताल चलो ना, चेकअप करवा लो। दादी ने हैरान होकर पूछा, अस्पताल? मुझे कुछ नहीं हुआ, कहाँ जा रहे हो? मुह्युक ने जिद करते हुए कहा, भाभी, तुम शायद गिर सकती हो, एक बार चेकअप करवा लो। दादी ने फिर हंसते हुए कहा, तुम पहले शादी करो, फिर बच्चे पैदा करो, फिर मैं मरने के बारे में सोचूंगी। अब जाओ, खाना रख दूंगी कमरे में। मुह्युक ने देखा कि उसकी दादी रसोई में जा रही थी और फिर खाने के लिए कमरे में बैठ गई, जो उन्होंने तैयार किया था। मुह्युक धीरे धीरे खा रहा था और उसकी दादी उसके पास बैठी हुई थी, उसे खाने की सलाह दे रही थी और कह रही थी कि वो सालों से भूखा तो नहीं था। मुह्युक का दिल अब भी भावुक हो रहा था, क्योंकि उस साधारण से खाने में उसे अपनी दादी का प्यार और देखभाल की याद आ रही थी। फिर अचानक रसोई से शोर हुआ। मुह्युक घबराकर चिल्लाया और देखा कि उसकी दादी जमीन पर गिरी हुई थी, जूस गिरा हुआ था। मुह्युक भागकर दादी को अस्पताल ले गया। अस्पताल में वो बहुत घबराया हुआ था। डॉक्टर उसकी दादी का इलाज कर रहे थे। डॉक्टरों ने बताया कि हालत नाजुक थी और जल्दी इलाज से फर्क पड़ सकता था। सर्जरी की सख्त जरूरत थी ताकि दादी बेहोश ना हो जाए। डॉक्टर्स ने उसकी दादी का मुआयना किया और बताया कि उनकी हालत गंभीर है और अगर पहले इलाज होता तो शायद फर्क पड़ता। उन्होंने तुरंत सर्जरी की जरूरत पर जोर दिया ताकि वो फिर से बेहोश न हो जाए। मुह्युक ने जो सिक्के लाए थे उन्हें हैरान होकर देखा और सोचा कि कुछ समय पहले वो सैकड़ों अरबों इकट्ठा करने वाला था, लेकिन अब उसके पास सिर्फ ये है। उसका दोस्त म्यंगसू, जो उसके साथ था, ने सुझाव दिया कि सुबह अपने पिता से मिली भत्ते की रकम से खर्चे पूरे कर सकते हैं। मुह्युक ने म्यंगसू के पिता के बारे में सोचा, जो नम्पोड़ों की मेन स्ट्रीट पर बड़े एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करते थे। मुह्युक ने पैसे लौटाने का वादा किया, लेकिन उसके दोस्त ने उसे आश्वासन दिया कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसने समझाया कि उसकी दादी के अस्पताल के खर्च जरूरी है और ये कोई लौटाने वाली चीज नहीं है। उसने ये भी जोड़ा कि हमने उनके हाथ से समय समय पर हजारों वोन की खाने की चीजें खाई है। दोस्त और उसके साथी वादा करते हैं कि वे मुह्युक की दादी की देखभाल करेंगे और अक्सर अस्पताल आते रहेंगे। उसके दोस्त ने पूछा कि इलाज के लिए कितनी रकम चाहिए। मुह्युक जब अपनी दादी के इलाज और दवा के बारे में पूछने के दृश्य को याद करता है तो उसे पता चलता है कि सर्जरी अनिवार्य है और इसमें देरी नहीं की जा सकती। बिना सर्जरी के उसकी दादी फिर से बेहोशी की हालत में चली जाती। जब मुह्युक ने डॉक्टर से सर्जरी की लागत के बारे में पूछा तो उसे बताया गया कि शायद ये लगभग 1 करोड़ वोन होगी। मुह्युक, जिसने पहले मरने से पहले 1 करोड़ वोन को महत्वहीन समझा था, स्थिति की गंभीरता को महसूस करता है।
उसके पास केवल कुछ सिक्के होते हैं और उसने कार्रवाई करने का फैसला किया। वो एक टेलीफोन बूथ में प्रवेश करता है, सिक्का डालता है और सोचता है कि यह सर्जरी शुल्क प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है। फिर उसने एक कॉल किया। उसने फोन पर किसी को बताया कि वो मुह्युक है और चेयरमैन च्योन को संदेश देने के लिए कहा। मुह्युक ने उल्लेख किया कि वह च्योन मिसुक का बेटा है, उसकी बेटी का एकमात्र बेटा, और उसने अपने दादा से मिलने की तत्कालता व्यक्त की। मुआक डीन ब्यूजेन हॉस्पिटल की छत पर खड़ा था, सोच में डूबा हुआ। उसने 1990 के दौर के बारे में सोचा, जब इतने ऊंचे इमारतें नहीं हुआ करती थी। उसके मन में शक और गुस्से के विचार उठ रहे थे। वो अपने चाचा चेयरमैन सुमान को मुख्य संदिग्ध मान रहा था। मुआक को लगा कि ये वही हो सकता है, शायद कोई और जिसे वो विश्वास करता था। वो सोच रहा था कि असली दोषी कौन हो सकता है, क्या च्योन सुयान या च्योनान? वो अपनी योजना पर विचार कर रहा था कि कैसे च्योन परिवार को खत्म कर सके और तासन कैपिटल पर कब्जा कर सके। जैसे ही वो अपने प्लान पर विचार कर रहा था, पीछे से एक आवाज आई जो उसे सीधे संबोधित कर रही थी। उसने मुड़कर देखा कि एक युवक उसके पास आ रहा है और उसके नाम के बारे में पूछ रहा है। मुआक थोड़ा चौंक गया और युवक के इरादों के बारे में सवाल किया। युवक एक अधिकार वाली हस्ती लग रहा था और उसके साथ एक सख्त असिस्टेंट था। असिस्टेंट ने युवक के आचरण पर सवाल उठाया और पास खड़ा एक ठग हंसने लगा, जैसे कह रहा हो, साहब, आप हार रहे हैं। मुआक ने जवाब नहीं दिया और अजनबी को अजीब आंखों से देखा। अजनबी ने मुआक के बर्ताव के लिए उसे डांटा और ऊंचे दर्जे के लोगों के प्रति सम्मान का महत्व समझाया। मुआक ने आदमी का नाम पूछा। आदमी ने पास की बेंच पर सिर टिकाया और एक घमंडी मुस्कान के साथ अपना नाम बताया, पार्क डोंगू। मुआक को इस स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। उसने सुना था कि पार्क डोंगसू सैसाम गैंग का दूसरा इंचार्ज था और जंग डिस्ट्रिक्ट का डोमिनेटर था। पार्क डोंगसू एक लेजेंड था जिसने सिर्फ 5 साल में ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया और गैंग लीडर के रूप में पहचाना गया। लेकिन 1990 के क्राइम वॉर्स के दौरान उसे फंसाया गया और सिर्फ 29 साल की उम्र में मोटल में उसकी हत्या कर दी गई। मुआक ने पार्क डोंगू से सामना किया, जो सिगरेट पी रहा था। उसकी टोन बहुत मॉकिंग थी, जैसे कि मुआक उसे अच्छी तरह से नहीं जानता। मुआक ने सरकास्टिक अंदाज में पूछा, क्या तुम कॉमिक बुक स्टोर चलाते हो? पार्क डोंगू के असिस्टेंट हंसने लगे, जिससे पार्क डोंगू और गुस्सा हो गया। उसने मुआक से उसका नाम पूछा और मुआक ने अपना नाम बताया। पार्क डोंगू ने उसका नाम गलत गलत तरीके से बोलने की कोशिश की, जिससे मुआक फ्रस्ट्रेट हो गया। पार्क डोंगू ने मुआक से पूछा, क्या तुम वही अच्छे बच्चे थे जिसके बारे में अफवाहें थी? मुआक ने कहा, हां, वो मेरी फैमिली थी। पार्क डोंगू ने हामी भरी और कहा, हां, तुम सही हो, ये नेचुरल था। क्या तुम स्कूल गए थे? तुम्हारी यूनिफॉर्म तो डोंगन फंक्शनल हाई स्कूल की लगती है। मुआक ने कहा, हां, गया था। पार्क डोंगू ने पूछा, क्या तुम ठग थे? मुआक ने कहा, नहीं, मैं ठग नहीं था। पार्क डोंगू ने मुआक को ताना मारते हुए कहा, तुम एक बच्चे की तरह नहीं जानते हो, लेकिन बड़ों के पास ऐसी चीजें होती हैं। उसने मुआक से पूछा, क्या तुम मुझसे डरते नहीं हो? मुआक ने जवाब दिया, क्या मुझे तुमसे डरना चाहिए? अंत में मुआक ने पास आते हुए पूछा, क्या अब मैं जा सकता हूं? पार्क डोंगसू ने इसे प्राकृतिक माना और कहा, हां, तुम सही हो, ये नेचुरल था। जब मुआक जाने वाला था तो पार्क डोंगू ने उसका नाम ताने मारते हुए कहा, अपनी दादी का ख्याल रखना, फिर मिलेंगे। मुआक को इन शब्दों पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने रास्ते पर चलना जारी रखा। अपनी दादी के कमरे में पहुंचने पर मुआक ने देखा कि कोई उनके बिस्तर के पास खड़ा था। उसकी दादी, जो बिस्तर पर लेटी हुई थी, ने कहा कि कोई उससे मिलने आया है। डायरेक्टर ने उसकी ओर देखा और उसका नाम लिया, मुआक। मुआक ने सोचा, तो ये डायरेक्टर किम है। मुआक ने सुझाव दिया, चलो बाहर बात करते हैं।
वे एक नजदीकी कॉफी शॉप में गए और अपनी चर्चा शुरू की। मुआक ने अपना बिजनेस कार्ड प्रस्तुत किया और खुद को चेयरमैन चेन के लिए काम करने वाले के रूप में पहचाना। कार्ड देखने के बाद मुआक ने सोचा कि मुहियुक उसके दादा के दाएं हाथ और संगठन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था। वो आत्मविश्वासी और विश्वास करने योग्य व्यक्ति था जब तक वो जीवित रहा। ये वही व्यक्ति था जिसने मुआक को उसके बीते जीवन में उसकी मां के पिता के बारे में बताया था। डायरेक्टर ने उसे कहा, तुम्हें मेरे साथ सोल चलना चाहिए। मुआक ने जवाब दिया, चेयरमैन खुद क्यों नहीं आए? डायरेक्टर मुआक की इस बात से हैरान हुआ और पूछा, क्या? फिर उसने सोचा, उसकी शांति और आत्मविश्वास का क्या मतलब है? उसकी आंखें और रवैया किसी उस उम्र के व्यक्ति के नहीं लगते। ये बहुत स्वाभाविक लग रहा है, नकली नहीं। इसके बाद डायरेक्टर ने कहा, चेयरमैन एक व्यस्त व्यक्ति है, उनके पास तुम्हारे से मिलने का समय नहीं है। मुआक ने जवाब दिया, मैं उनसे मिलने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ उनकी बेटी और मेरी मां के बारे में बात कर रहा हूं। कि मुआक ने सोचा, बिल्कुल, मुझे पता है कि वो नहीं आएंगे। शायद वो यहां आने की हिम्मत भी नहीं करेंगे, सिर्फ इसलिए कि मैंने कहा है। फिर मुआक ने कहा, उन्होंने अपनी बेटी की मौत के बाद भी कोलम का दौरा नहीं किया। अगर चेयरमैन मुझसे मिलना चाहते हैं तो उन्हें पहले वहां जाना चाहिए। डायरेक्टर ने उसे देखा और मुआक सोचता रहा कि पिछले जीवन में उसके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक अनाथ जो भविष्यहीन था। लेकिन फिर उसकी दादी के अंतिम संस्कार की यादें उसके दिमाग में आई और उसने याद किया कि ये डायरेक्टर उसके सामने खड़ा था और कह रहा था, हम तुम्हारी दादी के अंतिम संस्कार के खर्च को कवर करेंगे। डायरेक्टर ने कहा, तुम्हें सोल लौटना चाहिए ताकि तुम चेयरमैन बन सको। तुम्हें अपनी जीविका की चिंता नहीं करनी चाहिए अगर तुम उनकी बात मानोगे। उस समय मुआक के पास कोई विकल्प नहीं था। दादा की मदद के बिना, भले ही इसका मतलब स्कूल छोड़ना हो, लेकिन इस बार वो अलग था क्योंकि अब वो उसे जानता था। मुआक टेबल से उठ खड़ा हुआ और कहा, अगर वो मुझसे मिलना चाहता है तो उसे खुद मेरे पास आना होगा। उसने डायरेक्टर को हल्की सी झुककर सलाम किया और कहा, मैं अब जा रहा हूं। डायरेक्टर ने उसे जाते हुए देखा और सोचा, उसकी मौजूदगी कितनी भारी है, ये मुझे नर्वस कर रही है। बाद में जब मुआक सड़क पर चल रहा था, डायरेक्टर ने होटल की खिड़की से बाहर देखा और रिपोर्ट पर विचार किया। रिपोर्ट में उसे एक ट्रबल मेकर बताया गया था जो हर जगह लड़ाइयां करता है। क्या उन्होंने उसे गलत आंका था? वो चेयरमैन चियोन की बेटी का इकलौता बेटा था और साधारण लड़का नहीं था। अस्पताल में मुआक ने अपनी दादी को सब कुछ बताया। उसकी दादी ने जवाब दिया, तुम क्या कह रहे हो? चेयरमैन तुम्हें सोल ले जाना चाहते हैं? मुआक ने कहा, हां, मैंने उनसे कहा कि उन्हें पहले मेरी मां की कब्र पर जाना चाहिए, फिर मुझसे मिलने आना चाहिए। उनकी बेटी की मौत को 17 साल हो गए, लेकिन उन्होंने अभी तक कोलम बाम का दौरा नहीं किया। ये बहुत हैरान करने वाला है। उसकी दादी ने फिर पूछा, बेटा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी मां के पिता किस तरह के व्यक्ति हैं? मुआक ने जवाब दिया, हां, मैं जानता हूं। वो सोल में एक बिजनेस चलाते हैं। मैंने उन्हें उस नंबर पर कॉल किया जो आपने मुझसे छुपाया था। ये वही नंबर है जिसका उपयोग आप उनसे संपर्क करने के लिए करती थी, है ना? उसकी दादी हैरान हुई और बोली, तुम्हें उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। मुआक ने जवाब दिया, मैं उन्हें देखना नहीं चाहता। उन्होंने 17 साल तक हमें अनदेखा किया। उसकी दादी ने कहा, फिर भी तुम ऐसा नहीं कर सकते मुआक। मुआक उठ खड़ा हुआ, अपनी दादी को गले लगाते हुए कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, इसकी चिंता मत करो। बस अपनी सेहत पर ध्यान दो। जब तक तुम मेरे साथ हो, मुझे किसी और की जरूरत नहीं। मुआक ने अपनी दादी को गले लगाया और सोचा, दादी वो है जो मुझे बिना शर्त प्यार करती है। पिछले जीवन में मैंने उन्हें बिना किसी चेतावनी के भेज दिया था, लेकिन इस बार ये अलग होगा। मैं उन्हें खुश करूंगा। उसने उन्हें गले लगाते हुए अपने विचारों में खो गया। इस बीच
सोल के एक मेंशन में चेयरमैन चेन तासन अपनी कुर्सी पर बैठे और पूछा। उसने कहा, अगर मैं उससे मिलना चाहता हूं तो मुझे खुद उसके पास जाना होगा। डायरेक्टर ने जवाब दिया, हां चेयरमैन। उसने कहा कि वो केवल तभी आपसे मिलेगा जब आप उसकी मां की कब्र पर जाएंगे। चेयरमैन चेन ने जवाब दिया, क्या वो असहनीय हो रहा है या बस अपने दिमाग से बाहर है? खैर, उसने मेरी दिलचस्पी प्राप्त कर ली है। मैं ब्यूजेन जाऊंगा। मैं देखूंगा कि वो किस तरह का व्यक्ति है। अगर वो उपयोगी हो सकता है तो मैं उसे अच्छे से उपयोग में लाऊंगा, जैसे कि हमारे परिवार के लिए एक वफादार दास। मुआक ने स्कूल की क्लासरूम में कदम रखा और उसके दोस्त मुमु ने उसे गर्मजोशी से स्वागत किया। अरे मुआक, तुम्हारी दादी कैसी है? मुमु ने चिंता भरे स्वर में पूछा। मुआक ने जवाब दिया, धन्यवाद माकासु, वो अब अस्पताल से बाहर है। वो एक टेबल पर बैठते हुए और अपना बैग डेस्क पर रखते हुए बोला, आपकी चिंता का शुक्रिया। नोसु ने सुझाव दिया, क्योंकि तुम अभी अभी स्कूल लौटे हो तो क्यों ना हम क्लास छोड़कर पुल चले? मुआक ने अपना सिर हिलाते हुए और अपने किताबें बैग में डालते हुए कहा, तुम ही ने कहा था कि मैं एक समय के लिए स्कूल से बाहर था और अब तुम पूल जाने का सुझाव दे रहे हो। मुझे लगता है कि हमें क्लास के लिए तैयार होना चाहिए। इस बीच उसके सहपाठी, जिनमें मुमसू और अन्य शामिल थे, उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि वो पढ़ाई के प्रति गंभीर था। तुम्हारे साथ क्या हुआ, मुगिया? मुमु ने चकित होकर पूछा। ये अभी भी 1990 है। दुनिया के खत्म होने में 9 साल बाकी है। तुम्हारे साथ क्या चल रहा है? मुआक ने अपने विचारों पर विचार किया कि हाई स्कूल में पढ़ाई उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं थी। उसने केवल अपने दादा से मिलने के बाद उस पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया था। उसका मन एक याद में बहक गया जब वो अपने दादा के साथ ड्राइंग रूम में बैठा था। उसका सिर विचारमग्न होकर झुका हुआ था। उसके दादा, जो उसे तीव्रता से देख रहे थे, मुगु को आज भी याद थी। एक बार उसे बताया था कि उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य उस दिन से कोरिया विश्वविद्यालय के लॉ स्कूल में प्रवेश पाना है। उसे शायद इसका सबसे छोटा मौका भी नहीं था। उसके दादा ने यह निर्धारित करने के लिए इसे एक उपाय के रूप में योजना बनाई थी कि मुदा एक योग्य व्यक्ति बन सकता है या नहीं। उसके दादा ने यह भी सुनिश्चित किया था कि जब तक मुआक उनके छत के नीचे रहे, उसे भूखा न रहना पड़े। लेकिन असफलता के परिणाम स्वरूप चन परिवार और उसके बीच संबंध समाप्त हो जाते। मुआक ने अपने दादा के शब्दों को दिल से लिया, ये समझते हुए कि यही उसका एकमात्र तरीका है जीवित रहने और अपने दादा की मान्यता पाने का। उसने कोरियन लॉ यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और बिना थके पढ़ाई की, अपने दादा की उम्मीदों पर खरा उतरने की जरूरत से प्रेरित होकर। उसके बाद चन परिवार ने उसे निर्दयतापूर्वक एक रक्त संबंधित सेवक के रूप में इस्तेमाल किया। क्लासरूम में बैठकर उसने महसूस किया कि इस बार चीजें अलग होंगी। उसने एक नए लक्ष्य के साथ पढ़ाई करने का निश्चय किया, एक ऐसा लक्ष्य जो उसके भविष्य को परिभाषित करेगा। स्कूल में सभी लड़के बातचीत कर रहे थे और गलियारे में घूम रहे थे। तभी अचानक शिक्षक एक छड़ी लहराते हुए दिखाई दिए और चिल्लाए, अपनी क्लास में जाओ, सबक शुरू होने वाला है। तुम अभी तक क्लासरूम में क्यों नहीं हो? शिक्षक क्लासरूम में प्रवेश करते हैं और एक छात्र खड़ा हो जाता है ताकि उन्हें स्वागत करे और अन्य छात्रों से भी ऐसा करने के लिए कहता है। शिक्षक यहां है, उन्हें झुककर नमस्ते करो। सभी छात्र खड़े होकर हल्का सा झुककर शिक्षक का स्वागत करते हैं। फिर शिक्षक ने जोर से मुआक को पुकारा, जिससे वो अपने विचारों से बाहर निकला। उसने सोचा कि समस्या क्या है और शिक्षक के पास गया। शिक्षक ने छड़ी लहराते हुए मुआक के सिर पर रखी और कठोरता से कहा। टीचर ने गुस्से में पूछा, तुम्हें स्कूल आए हुए कितने दिन हो गए? क्या तुम्हें लगता है कि स्कूल कोई खेल का मैदान है जहां तुम अपनी मर्जी से आ जा सकते हो? मुआक ने समझाने की कोशिश की, मुझे माफ कर दे सर, मैं अपनी दादी की देखभाल कर रहा था। इसके जवाब में टीचर ने उसे जोर से थप्पड़ मारा और चिल्लाया, तुम जैसे लोग अपनी दादी की देखभाल नहीं कर सकते। तुम कहीं शराब पीने गए होंगे।
कैसे हिम्मत की तुमने ऐसे बोलने की? अब जल्दी से बैठ जाओ। टीचर अब भी चिल्लाते हुए मुआक से कहा, नीचे बैठो। मुआक घुटनों के बल बैठ गया और सोचने लगा कि इस स्थिति और टीचर के व्यवहार का कारण क्या हो सकता है। उसे याद आया कि उसके फ्रेशमन ईयर में उसके एचआर टीचर की बदनाम रेपुटेशन थी, जिस वजह से उसे ये उपनाम मिला था। अचानक टीचर ने फिर से थप्पड़ मारा और पूछा, तुमने कैसे हिम्मत की मुझे ऐसे देखने की? क्या तुम पागल हो गए हो? मुआक ने महसूस किया कि टीचर छात्रों को जानवरों की तरह ट्रीट करता है। धमकी भरे अंदाज में टीचर ने उसे फिर से नीचे बैठने का आदेश दिया। मुआक सोचने लगा कि टीचर की उम्र मुश्किल से 30 साल के आसपास है। मुआक को एक और कारण याद आया कि टीचर उसे इतनी कड़ाई से क्यों ट्रीट करता है। साल की शुरुआत में टीचर ने उसकी दादी से खुलेआम रिश्वत मांगी थी। उसकी दादी पैसे देने के लिए तैयार थी, लेकिन मुआक ने उन्हें मेहनत से कमाए 10,000 वोन के बिल देने से रोक दिया। मुआक के रिश्वत देने से इनकार करने पर टीचर ने पूरे फ्रेशमन ईयर में उसे तंग करने का मौका देखा। ये सभी विचार और यादें मुआक के दिमाग में आई जब वो क्लासरूम में टीचर के थप्पड़ों को सहते हुए खड़ा था। टीचर अब भी चिल्लाते हुए आदेश दे रहा था कि वो नीचे बैठे। मुआक जल्दी से जमीन पर गिर पड़ा, हाथ और पैर फर्श पर रखते हुए अपनी पीठ ऊंचा किया। टीचर उसके पीछे खड़ा था और चिल्लाया, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारे कामों के बारे में नहीं पता? तुम जैसे लड़के यहां से निकलने के बाद गैंगस्टर बन जाते हैं। क्या मैं गलत हूं? जैसे ही टीचर उसे छड़ी से मारने वाला था, किसी ने क्लासरूम में प्रवेश किया और आवाज लगाई, टीचर पार्क। टीचर ने घूमकर देखा तो वाइस प्रिंसिपल खड़ा था। टीचर ने पूछा, क्या है वाइस प्रिंसिपल? वाइस प्रिंसिपल ने जवाब दिया, आपकी क्लास में एक छात्र मुआक नाम का है। टीचर कंफ्यूज हो गया। स्कूल के बाहर एक बड़ी कार खड़ी हुई और डायरेक्टर बाहर आया। उसने कार का दरवाजा खोला और मुआक को अंदर बुलाया। मुआक कार में बैठ गया, जबकि छात्र बालकनी पर चढ़कर और क्लासरूम से बाहर निकलकर देख रहे थे कि क्या हो रहा है। यहां तक कि टीचर, जो मुआक को मारने वाला था, भी वहां खड़ा होकर हैरान था। पास के छात्रों ने एक दूसरे से फुसफुसाया, क्या वह इंपोर्टेड कार है? मुआक ने कार में बैठते हुए देखा कि चियोन तासन अंदर अखबार लिए बैठे हैं। मुआक ने उन्हें देखा और उन्होंने कड़े लहजे में पूछा, क्या तुम मुआक के बेटे हो? मुआक ने अपने दादा को देखा और सोचा, आखिरी बार मैंने उन्हें 20 साल पहले देखा था। मुआक ने जवाब दिया, हां, मेरे पिता किम तेसो और मेरी मां चियान मुआक है। उसके दादा ने हल्की सी हंसी ली और कहा, तुमने मुझे मिलने के लिए बुलाया तो मैं यहां हूं। मुआक ने पूछा, क्या आप मेरी मां की कब्र पर गए थे? चियोन तासन ने जवाब दिया, हां, गया था। मुआक ने नीचे देखा और कहा, मैंने सुना है कि उनके गुजर जाने के बाद आप उनकी कब्र पर कभी नहीं गए। मैंने सोचा कि आपके पहले उनकी कब्र पर जाना बेहतर होगा, फिर मुझसे मिलने आना चाहिए। और मेरी दादी, जिन्होंने मुझे पाला, भी ठीक नहीं है। मैं उन्हें पीछे नहीं छोड़ सकता। मैं इसके लिए माफी नहीं मांग सकता, क्योंकि ये स्पष्ट है। चियोन तासन रुके और मुआक को देखकर सोचा, इस बच्चे को देखो, ये युवा लड़का मुझसे डरता हुआ नहीं लगता। फिर उन्होंने मुआक से पूछा, तुमने मेरे बारे में सुना है? मुआक ने उन्हें गंभीरता से देखा और सोचा, मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं। वो कोरियाई निजी ऋण उद्योग में एक लेजेंड है। वो युद्ध के दौरान दक्षिण कोरिया आए और एक मजदूर के रूप में शुरू किया। धीरे धीरे वे 1970 के दशक में आर्थिक हलकों में उठ खड़े हुए। तब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था, चाहे वो चीएल हो या राजनीतिज्ञ, जिसने उनसे पैसे न लिए हों। यहां तक कि 1990 के दशक में भी उन्होंने देश के वित्तीय लेन देन को प्रभावित किया। ये चियोन तासन है। फिर मुआक ने अपने विचारों से बाहर निकलकर अपने दादा से कहा, हां, मैंने आपके बारे में थोड़ा सुना है। आप एक बिजनेस चलाते हैं। मैंने इसके बारे में सुना है। चियोन तासन ने जवाब दिया, मैं सोल में एक छोटा निजी ऋण व्यवसाय चलाता हूं।
क्या तुम्हें पता है कि एक निजी ऋणदाता क्या करता है? मुआक ने उन्हें एक सरकास्टिक एक्सप्रेशन के साथ देखा और सोचा, ये बिल्कुल भी छोटा व्यवसाय नहीं है, दादा। फिर उसके दादा ने पूछा, तुम मुझसे मिलना चाहते थे? तुम मुझसे क्या चाहते हो? मुआक ने अपने सिर पर हाथ रखा, अपने मुंह को छिपाते हुए एक विचारशील और सरकास्टिक मुस्कान के साथ सोचा, दादा, मुझे सिर्फ वह पैसे चाहिए जो चियोन परिवार को गिरा सके। एपिसोड कैसा लगा जरूर कमेंट करना और नया एपिसोड कल आएगा। बाय। कमेंट भी किया करो ताकि पता चले नेक्स्ट डालूं या नहीं। न्यू एपिसोड कल सुबह 8 बजे आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। मुगक ने सोचा कि चिन फैमिली से बदला लेना है तो बस पैसों से ही सही। उसे पता था कि चिन तासान के जाने के बाद एक बड़ा धन उसके हाथ लगेगा और उसने प्लान किया कि सब कुछ खुद के नाम कर लेगा। उसे समझ आ गया कि उसे चुपचाप पैसे जमा करने होंगे ताकि कोई उसकी राह में ना आए और चिन फैमिली को भी खबर न हो। इन सब सोचों में डूबे हुए थे तब उसके दादाजी ने पूछा, मुझसे मिलने क्यों बुलाया? जी दादाजी, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुगक ने बोला। दादाजी ने शक्ल से देखा और सोचा, पैसा ही तो सब कुछ होता है, आखिर में ये भी पैसों का भूखा निकला। फिर पूछा, कितना पैसा चाहिए? मुगक ने समझाया कि उसकी दादी ने उसे 17 साल पाला है और अब उन्हें हार्ट सर्जरी के लिए 10 मिलियन वोन चाहिए और हर महीने 1 मिलियन वोन चाहिए स्कूल फीस और रहने के खर्च के लिए ग्रेजुएशन तक। दादाजी ने सोचा, 10 मिलियन वोन एक साथ और फिर हर महीने 1 मिलियन वोन। एग्रीमेंट होने लगा, पर अंदर से सोचा, इसमें तो ज्यादा मांग करने की भी हिम्मत नहीं। मुझे यहां कुछ चिल्लर के लिए बुला लिया। मुगक जल्दी से बोला, मैं ये सब फ्री में नहीं मांग रहा, सिर्फ उधार ले रहा हूं। एक छोटी सी पॉज के बाद दादाजी ने व्यंग्यात्मक हंसी के साथ सोचा, ब्याज देने लायक भी नहीं और पैसे उधार मांग रहा है स्कूल और खर्च के लिए। फिर दादाजी ने सोचा, लोन तो मिल जाएगा पर पैसे वापस भी करने पड़ेंगे। कोई कोलैटरल है तुम्हारे पास या विश्वसनीयता? मुगक ने आत्मविश्वास से बोला, मेरा कोलैटरल? मेरा दिमाग, सर। अपने सिर की तरफ इशारा करते हुए। दादाजी को उसकी बोल्डनेस से थोड़ा झटका लगा। मुगक ने जारी रखा, आप मुझे पैसे देंगे तो मैं कोरिया यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल जाऊंगा और उससे प्रिंसिपल और ब्याज चुकाऊंगा। दादाजी उसको ध्यान से देखते रहे। मुगक ने सोचा, पहली जिंदगी में उसने मुझे ये करने बोला था, पर इस बार मैं ये ऑफर कर रहा हूं। चैन तासान को शैक्षणिक उपलब्धि की बड़ी इच्छा थी, पर गरीबी के कारण उचित शिक्षा नहीं मिली। जब उनका व्यवसाय बड़ा हुआ तो उनकी जुनून बन गई अपने बच्चों की शैक्षणिक सफलता को लेकर। पर जितना पैसा खर्च किया, उनके बच्चे चिन सुमन और चिन जान विश्वविद्यालय में बमुश्किल गए। सबसे अच्छे प्रयासों के बावजूद संघर्ष किया। मुगक की मां प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर भी छोड़ गई। मुगक ने सोचा कि उसके पोते का कोरिया यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल में प्रवेश करना एक आकर्षक प्रस्ताव हो सकता है, जो उसकी शैक्षिक पृष्ठभूमि को लेकर हीन भावना को कम कर सकता है। दादाजी ने मुगक को देखा और सोचा, क्या ये सच में कोरिया यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल में प्रवेश के लिए गंभीर है? उसके ग्रेड्स इतने अच्छे नहीं हैं प्रवेश के लिए। दादाजी ने पूछा, कितने आत्मविश्वासित हो इसमें? अगर फेल हो गए तो? मुगक ने सोचा, मेरे पास थोड़ा फायदा है पर गारंटी नहीं। फिलहाल दादाजी का इंटरेस्ट देखकर चलना पड़ेगा। फिर बोला, अगर यूनिवर्सिटी में नहीं गया तो मेरी जान और शरीर भी दे दूंगा। क्या ये काफी नहीं? दादाजी ने उसकी बॉडी देखकर सोचा, ठीक है, ये काफी है।
मुगक ने प्रतिक्रिया दी, पर अगर पास हो गया तो आपको मुझे एक गिफ्ट देना पड़ेगा, मुझे बधाई देने के लिए। दादाजी ने पूछा, गिफ्ट? और कुछ चाहिए? मुगक ने मुस्कुराते हुए बोला, हां, अगर हो सके तो। मैं तुझे बता दूं कि लॉ स्कूल में एडमिशन के बाद मैं एक बड़ा गिफ्ट मांगने वाला हूं। दादाजी के चेहरे पर एक गंभीरता की झलक आई, लेकिन फिर उन्होंने सोचा और एक हल्की सी स्माइल दी। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। मुझे देखना है कि तुम किस तरह का गिफ्ट मांगोगे। लेकिन अगर तुम फेल हो गए तो मेरी कसम, तुम मेरे हो जाओगे और जो मैं कहूंगा वो करोगे। ऐसी चीजें जो शैतान को भी डराने पर मजबूर कर देंगी। दादाजी के खतरनाक साइड को देखते हुए मुगक ने कहा, ठीक है दादाजी। कार स्पीड पकड़ ली और मुगक ने उसे जाते हुए देखा। गुस्से में बड़बड़ाया, ये बूढ़ा सिर्फ मुझे डराना चाहता था। जब वो स्कूल के मैदान पर खड़ा था, उसने सोचा, मैं उन्हें शैतान में बदल दूंगा, जैसे चिन फैमिली चाहती थी। कार सड़क पर दौड़ रही थी और अंदर दादाजी ने डायरेक्टर से कहा, वो एक मजेदार लड़का था। डायरेक्टर ने जवाब दिया, मैं भी हैरान था, क्योंकि वो रिपोर्ट से अलग था जो मुझे मिली थी। चुन तेसन ने बोला, मैंने बिजनेस में बहुत से लोगों से मुलाकात की है, जो पैसे वापस नहीं करते और फिर भी और मांगने आ जाते हैं। वे गैंगस्टरों को भी लाते हैं मुझे धमकाने के लिए, और जो मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं। वे खुद ही अपने पेट में चाकू घोंप लेते हैं। पैसे के लिए अपने बच्चों को बर्बाद करने वाले लोग भी होते हैं। ऐसे लोगों से डील करने के बाद आप पहली नजर में ही किसी व्यक्ति के प्रकार का अंदाजा लगा सकते हैं, उनकी आंखों, एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज और टोन से। लेकिन मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। मुझे लगता है कि वह मुझे जज कर रहा है। डायरेक्टर ने कहा, ऐसा लगता है कि आपको वो पसंद आया। जैसे ही डायरेक्टर ने गाड़ी चलाई, वो दादाजी की आवाज सुनते रहे, जो अपनी सीट पर सिर टिकाए और आंखें बंद किए हुए थे। उन्होंने अपनी बेटी का नाम पुकारा और फिर डयान बोन अस्पताल का जिक्र किया। डायरेक्टर ने हैरानी से उनकी ओर देखा। अब सीन डयान अस्पताल में शिफ्ट हो गया। मुगक ने डॉक्टर से कहा, प्लीज मेरी दादी का ख्याल रखें। डॉक्टर ने जवाब दिया, इतनी चिंता मत करो, यह कोई बहुत मुश्किल सर्जरी नहीं है। मुगक ने ऑपरेटिंग थिएटर की ओर देखा जहां लिखा था, सर्जरी प्रगति में है। फिर वो अस्पताल के गलियारे से चलता हुआ निकला और पीछे से एक आवाज सुनी, अरे कांग मोमू। उसने मुड़कर देखा और पार्क डोंगू को देखा। पार्क डोंगू ने मुगक के कंधे पर एक हाथ रखा और उसे चिढ़ाते हुए कहा, क्या तुम रोज स्कूल जाते हो? 3 टाइम खाना खाते हो? तुम बहुत बिजी लगते हो। अगर नहीं तो मेरे साथ छत पर चलो स्मोकिंग करने। मुगक अचानक चिंतित हो गया और कहा, क्या तुम सच में ये सब एक हाई स्कूल स्टूडेंट से कह रहे हो? मैं बिजी हूं, मुझे पढ़ाई करनी है। पार्क डोंगर ने चिल्लाते हुए कहा, क्या पढ़ाई की बात कर रहे हो? तुमने कहा था कि पढ़ाई करनी है। जितना मजा कर सकते हो उतना करो जब तक जवान हो। उसने अपनी जेब में हाथ डाला, एक पैक निकाला और कहा, ठीक है, अरे भाई, अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो चिंता मत करो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। पार्क डोंगू ने उसे गम दिया और बोला, अगर तुम्हें नींद आए तो इसे चबा लेना, फिर मिलते हैं। पार्क डोंगू ने गम दिया और चल पड़ा। मूया ने अपने बैग का स्ट्रिंग पकड़कर सोचा कि इस समय पार्क डोंगू एक प्रसिद्ध गैंग का सेकंड इन कमांड है, जो 100 सदस्यों को लीड करता है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वो काफी मनोरंजक लग रहा था। जल्द ही जब युद्ध और अपराध घोषित किया जाएगा तो पार्क डोंगू मरेगा। अचानक मूया ने कॉरिडोर के खिड़की से देखा कि कुछ आदमी कार से उतर रहे हैं और उनमें से एक के हाथ में चाकू था। अस्पताल में प्रवेश करते ही मूया ने अपने दिशा को एडजस्ट किया और उनको फोकस किया। मूया ने सोचा, आज पार्क डोंगू नहीं मर रहा, लगता है मुझे उसे अपनी साइड में लाना पड़ेगा। अस्पताल के रिसेप्शन पर 3 आदमी आए और पूछा, पार्क डोंगू कहाँ है? उसने रिसेप्शन वाली लड़की से प्रश्न किया और एक बॉक्स टेबल पर रख दिया। रिसेप्शनिस्ट ने बॉक्स को देखा और पूछा, आपका मरीज से क्या संबंध है? सर,
आदमी ने चिढ़कर कहा, अंधी हो क्या? मैं उससे मिलने आया हूं। तभी मूया ने पीछे से पास आकर पूछा, सर, आप भाई डोंगसू के बारे में पूछ रहे हैं? मैं डोंगसू का छोटा भाई हूं। चलो मैं आपको उसके वार्ड ले चलता हूं। वो तीन आदमी हैरान होकर उसे देखते हैं पर चुप रहते हैं। मूया ने सख्ती से कहा, तुम लोग अस्पताल में हंगामा कर रहे हो जब मेरी दादी सर्जरी में है। यहां से निकलो। फिर मूया ने उन्हें अस्पताल के कॉरिडोर से निकालकर यार्ड में ले गया और अपनी पीठ उनकी तरफ कर ली। लीडर आदमी बोला, क्या परेशानी है? कहां ले जा रहे हो हमें? मुहू आधे रास्ते में मुड़कर तीखी नजर डालते हुए बोला और पूछा, क्या तुम लोग पार्क डोंगू को मारने की योजना बना रहे हो? उसी पल एक और आदमी ने चाकू निकाल लिया और गुस्से में बोला, तुम कौन हो कमीने? मुक ने खुद को लड़ाई के लिए तैयार करते हुए एडजस्ट किया और तीनों आदमी उसकी तरफ बढ़ने लगे, ये सोचते हुए कि वो बस एक बच्चा है। तभी एक और आवाज ने टोका, तुम लोग क्या कर रहे हो? ये पार्क डोंगसू था। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम गैंगस्टर्स को कोई शर्म नहीं है, एक हाई स्कूलर पर चाकू ताने हुए। तीनों में से एक आदमी डोंगू की तरफ बढ़ा और उसके चेहरे पर मुक्का मारा, पर डोंगू ने अपने माथे से पंच ब्लॉक कर दिया, जिससे आदमी का हाथ लाल हो गया और वो दर्द से करहा उठा। डोंगू ने अपने हाथ पॉकेट में रखे हुए आराम से आदमी को जमीन पर गिरा दिया और फिर उसके सिर पर पंच मारा, जिससे वो नॉकआउट हो गया। बाकी तीन आदमी आश्चर्य में खड़े रहे जब डोंगू ने आत्मविश्वास के साथ अपनी शर्ट उतारी। चाकू पकड़े हुए आदमी ने आगे बढ़ते हुए चाकू की ओर दौड़ा, लेकिन डोंगू ने उसे कुशलता से बचाया और शक्तिशाली किक मारकर उसे नीचे गिरा दिया। फिर उसने आदमी के बाल पकड़कर उसे किनारे घसीटा, जहां एक और गुंडा उस आदमी को पकड़े हुए था। डोंगू ने अपने सैंडल पहनकर उस आदमी के चेहरे पर किक मारी, जो उसके साथी को पकड़े हुए था, जिससे उसकी नाक लाल हो गई। अपनी स्थिरता को न खोते हुए डोंगू उस आदमी की तरफ बढ़ा जिसने उसे चाकू से मारा था और उसकी पसलियों पर जोरदार किक मारी, जिससे दोनों आदमी जो एक दूसरे का सहारा लेकर खड़े थे जमीन पर गिर गए। तीसरा आदमी गुस्से में एक पास की कांच की खिड़की का फ्रेम पकड़कर डोंगू की तरफ दौड़ा। जैसे ही आदमी ने खिड़की से डोंगसू पर वार करने की कोशिश की, डोंगू ने कांच के माध्यम से पंच मारा, उसे तोड़ दिया और आदमी के चेहरे पर एक और प्रहार किया, जिससे वो जमीन पर गिर गया। मूवियों ने पूरा सीन वही खड़े होकर देखा। जैसे ही वो हॉलवे से गुजरे, डोंगू ने कहा, ये ताजगी है। मैंने इन लोगों को हाल ही में पीटा था जब हमने एक बॉर्डर पर लड़ाई की थी। डोंगू ने आगे कहा, मुझे पता था कि ये लोग मुझे अस्पताल में ढूंढने आएंगे। डोंगू के असिस्टेंट, जिसने पूरा सीन देखा था, ने मूक के साथ एक नजर का आदान प्रदान किया। असिस्टेंट ने समझ लिया और डोंगू को जानकारी देने चला गया। डोंगू ने मूक से कहा, मैंने पहले ही उन पर नजर रखी थी, लेकिन तुम उन्हें यहां ले आए। तुम्हारे पास कुछ हिम्मत है। जब उन्होंने चाकू ताना तब भी तुम नहीं डरे। मूवियों ने जवाब दिया, मुझे डर नहीं लगा क्योंकि मुझे पता था कि तुम आओगे। मैंने ये भी देखा कि तुम्हारे लोग अस्पताल की निगरानी कर रहे थे। मूक खुद कुछ नहीं कर सका, लेकिन उसे पता था कि नतीजा यही होता, पार्क डोंगू उन्हें आसानी से मात दे देता। इसके बाद पार्क डोंगू ने मूक के गले में हाथ डालते हुए कहा, मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? अपनी एक ख्वाहिश बताओ, मैं तुम्हें जो चाहो दूंगा। पैसे चाहिए या लड़कियां? मूवियों ने शक भरी नजरों से उसे देखा और सोचा, पार्क डोंगू मेरी योजना का पहला उपकरण बनेगा। मुझे उसे अपना बनाना है। मूक ने कहा, अपना सबसे करीबी आदमी लो और 3 महीने के लिए कहीं छिप जाओ। डोंगू चिढ़कर बोला, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं पूछ रहा हूं कि तुम्हें क्या चाहिए और तुम ये बकवास कर रहे हो। मैं क्यों छिपूं? मूक ने जवाब दिया, राष्ट्रपति जल्द ही अपराध के खिलाफ युद्ध की घोषणा करेंगे और सभी आपराधिक संगठनों की राष्ट्रव्यापी गिरफ्तारी का आदेश देंगे। डोंगू ने सुना और अविश्वास में दोहराया, अपराध के खिलाफ युद्ध?
29 वर्ष पहले राष्ट्रपति ने विशेष आदेश जारी किया था ताकि विभिन्न शासनकालों के अंतर्गत हुई विभिन्न भ्रष्टाचारों के कारण जन आलोचना और राजनीतिक स्थिति को बदल सके। पिछले वर्षों में 5 प्रमुख अपराधों पर कार्रवाई की गई थी। राष्ट्रपति ने घोषणा की कि अगले महीने ये दूसरे स्तर पर पहुंचेगा, एक बड़े पैमाने पर ऑपरेशन। आपराधिक संगठनों और उनसे जुड़े छोटे संगठनों को खत्म करने का ऑपरेशन। मूक ने डोंगसू को सलाह दी कि अपनी लोकेशन को गुप्त रखो और खासकर अपने बॉस से सावधान रहो। डोंगू मूक की बातों से हैरान था और उसे आश्चर्य से देखा। जब मूक जा रहा था तो उसने कहा, यह मेरी ख्वाहिश है। डोंगसू उसे जाते हुए देख रहा था और सोच रहा था कि अभी जो कहा गया है उसे लेकर। मुआक ने जवाब दिया, लेकिन बीच में ही रुककर बोला, कुछ मत कहो। दादाजी हमसे 17 साल बाद मिलने आए हैं और उन्हीं से ये सब मिला है। उन्होंने मेरे लिए रहने का खर्च भी दिया है। अब आपको काम करने की जरूरत नहीं। उसकी दादी को शक हुआ। मुझे नहीं पता कि यह सही है या नहीं, किसी से इस तरह कुछ लेना। मुआक ने उसे भरोसा दिलाया, आपने मुझे पालने में बहुत कुछ सहा है। आप इससे कहीं ज्यादा डिजर्व करती है। बस थोड़ा और इंतजार करो, मैं आपको और आराम दिलाऊंगा। आप बस अपनी सेहत का ख्याल रखो। दादी ने उसे चिंता भरी नजरों से देखा, लेकिन कुछ कहने से पहले ही मुआक के 2 दोस्त खुशी में उछलते हुए कमरे में घुस आए। उन्होंने दादी को बधाई दी। बधाई हो दादी, आपको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। दादी ने खुशी से उनकी तरफ देखा और पूछा, देखो तो कौन आया है। मुआक का दोस्त एमसू मुस्कुराया, दादी, हम आपके लिए पोर्क बेली लाए हैं। इसे ग्रिल करके धमाल मचाने वाले हैं। मुआक ये देखकर खुश था और जल्द ही सब फर्श पर बैठकर खाने की तैयारी करने लगे। दृश्य बदला। मुआक अपने 2 दोस्तों के साथ स्कूल जाते हुए। नू ने कहा, आज मौसम बड़ा सुहाना है। लेकिन मुआक ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। असली टेंशन तो हमारे टेस्ट रिजल्ट्स की है। होम, जो साथ चल रहा था, इस पर हंस पड़ा। एमसू भड़क गया, मत हंस, तू भी मेरे जैसा ही है। होम ने मजाक में कहा, क्या बकवास कर रहा है, मैं तुझसे बेहतर हूं। कम से कम मैं 520 में टॉप 500 में तो आया। एमसू चिढ़कर बोला, चल भाग यहां से, मुझ पर शो ऑफ मत कर। फिर उसने मुआक से पूछा, तेरा टेस्ट कैसा गया? तूने तो इसके लिए जमकर पढ़ाई की थी। मुआक ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, थोड़ा इंप्रूव किया है, लेकिन अभी और मेहनत करनी पड़ेगी। मुआक को महसूस हुआ कि इतने सालों बाद पढ़ाई में लौटना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन उसने अच्छा किया। जैसे ही वे क्लासरूम में पहुंचे, एक क्लासमेट मुआक के पास आया और कहा, तूने सुना? तूने एग्जाम में फर्स्ट पोजीशन हासिल की। मुआक शॉक्ड रह गया, सीरियसली? क्लासमेट ने कंफर्म किया, हां, मैंने टीचर के ऑफिस से सुना। तभी एक और स्टूडेंट भागता हुआ आया और बोला, मुआक, होम रूम टीचर ने तुझे ऑफिस बुलाया है। एमसू हैरान होकर बोला, भाई, क्या चल रहा है? लगता है तुझे कोई इनाम मिलने वाला है। टीचर के ऑफिस में। टीचर ने पूछा, तुझे पता है मैंने तुझे क्यों बुलाया है? मुआक कंफ्यूज था। तभी अचानक टीचर उठा और चटाक एक थप्पड़ मुआक के गाल पर मार दिया। बाहर से खिड़की से देख रहे मुआक के दोस्त हैरान और गुस्से में थे। टीचर ने फिर पूछा, एक बार और पूछता हूं, तुझे सच में नहीं पता कि तुझे क्यों बुलाया है? मुआक बोला, नहीं सर, मुझे नहीं पता। टीचर ने फिर से थप्पड़ मारा और गरज कर पूछा, तूने एग्जाम में क्या किया? तूने चीटिंग की, है ना? फर्स्ट सेमेस्टर में तू सबसे नीचे था और अब सीधे टॉपर। मुआक ने गाल सहलाते हुए टीचर को देखा। उसके चेहरे पर थप्पड़ के निशान थे। फ्लैशबैक, कुछ दिन पहले मुआक और टीचर ऑफिस में बैठे थे। टीचर ने कहा था, मैंने सुना वो शख्स जो विदेशी कार में स्कूल आया था, वो तेरा दादा था, है ना? मुआक को गुस्सा आ गया। ये बंदा तो जानवरों पर जुल्म करने वाला कमीना है, कचरा इंसान, जिसने हमेशा घटिया हरकतें की है। उसने टीचर को जवाब दिया,
मेरा दादा सियोल में रहता है, अगर मिलना है तो वही जाकर मिलो। टीचर ने पूछा, क्या वो फिर से तुझसे मिलने आएगा? मुआक ने सिर झुकाकर हल्की सी झुककर विदा ली और ऑफिस से निकल गया। वापस टीचर के ऑफिस में टीचर ने छड़ी घुमाई और बोला, तूने एग्जाम में चीटिंग की या किसी ने तेरा साथ दिया? मुआक ने गंभीरता से जवाब दिया, नहीं सर, मैंने कोई चीटिंग नहीं की। टीचर ने अपनी आस्तीन चढ़ाई और गरज कर बोला, सुन बे, मैंने तुझे तेरी हरकतों पर छोड़ दिया, लेकिन अब तू स्कूल की परीक्षाओं के साथ खिलवाड़ करेगा? फिर उसने गुस्से में कहा, क्या तेरी दादी ने तुझे यही सिखाया? मुआक गुस्से से टीचर को घूरने लगा। टीचर चिल्लाया, क्यों घूर रहा है? तेरी आंखें निकाल दूंगा। मुआक ने गुस्से में जवाब दिया, मैं मेहनत करूं या चीटिंग, इससे मेरे दादा का क्या लेना देना? माफी मांगो। टीचर ने फिर थप्पड़ मारा और चिल्लाया, क्या तू पागल हो गया है? उसने मुआक की एग्जाम शीट उठाई और फाड़ते हुए हंसा, अब तेरा रिजल्ट 0 है और आज से तू इंडेफिनेटली सस्पेंड है। मैं तुझे स्कूल से निकाल भी सकता हूं। मुआक ने गहरी सांस ली और बोला, सर, आप मुझसे बेट लगाने चाहेंगे? टीचर चौंका, कैसी बेट? मुआक बोला, मैं यहां तुम्हारे सामने सारे सवाल हल करूंगा। अगर मैं वही स्कोर नहीं लाया तो खुद स्कूल छोड़ दूंगा, लेकिन अगर मैंने टॉप स्कोर किया तो आपको रिजाइन करना पड़ेगा। पूरे स्टाफ और बाहर खड़े स्टूडेंट्स शॉक्ड रह गए। टीचर गुस्से में छड़ी उठाने लगा, लेकिन मुआक ने उसे रोकते हुए कहा, क्या हुआ, कॉन्फिडेंस नहीं है? ले आओ एग्जाम पेपर्स। एग्जाम शुरू हुआ। मुआक ने सारे विषयों के सवाल हल कर दिए। टीचर ने हैरानी से उसके परफेक्ट स्कोर्स देखे। एक दूसरे टीचर ने आकर कहा, अगर इसने इंग्लिश टेस्ट भी सही कर लिया तो इसका हर सब्जेक्ट परफेक्ट होगा। मुआक ने मुस्कुराते हुए कहा, बस एक आखिरी सवाल बचा है, अगर यह सही निकला तो तुम स्कूल छोड़ दोगे। टीचर सन्न रह गया। तभी वाइस प्रिंसिपल आकर बोले, बस करो। मुआक ने प्रूव कर दिया कि उसने चीटिंग नहीं की। टीचर ने भारी मन से मुआक से माफी मांगी। मुआक ने हल्की झुककर विदा ली और बोला, मैं वापस क्लास जा रहा हूं। जैसे ही वो बाहर निकला, सभी स्टूडेंट्स ने खुशी से चीयर किया। हेलो, कैसे हो? और मुझे ये बताना है कि अगर तुम लोगों ने मैनेजर किम नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद जरूर देखना। वीडियो की एक्सप्लेनेशन क्वालिटी एक अलग ही लेवल की है, सो प्लीज इस बैंगर वीडियो को जरूर देखो। चलो वीडियो शुरू करते हैं। गाइज, प्लीज कमेंट करो और लाइक भी करो ताकि वीडियो की रीच बढ़े। तो वीडियो शुरू होता है। क्लासरूम में रिजल्ट लिस्ट पोस्ट हुई और मुंह का नाम टॉप पर था। वो और उसके 2 दोस्त खुशी खुशी बाहर आए। नो ने एक्साइटमेंट में कहा, तूने उसका इरिटेटिंग फेस देखा? पूरा बर्बाद हो गया था वो। वाह, लेकिन अब तू टॉप स्टूडेंट है। एच ने पूछा, तो अब तू कोरियन यूनिवर्सिटी जाने वाला है? मु ने जवाब दिया, मायस, तुझे भी सीरियसली पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए, मैं तेरी हेल्प करूंगा। और हानसंग, तू वापस जूडो पकड़ ले और स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट के तौर पर कॉलेज अप्लाई कर। नसुम के ग्रेड मिडिल हाई स्कूल तक काफी हाई थे। वो लिबरल आर्ट्स की पढ़ाई कर सकता था, लेकिन उसने अपना पैशन फॉलो करने के लिए वोकेशनल हाई स्कूल ज्वाइन किया। हेमोन भी एम स्कूल का प्रॉमिसिंग जूडो प्लेयर था, लेकिन उसने ये स्कूल सिर्फ इसलिए चूज किया क्योंकि वह अपने दोस्तों से अलग नहीं होना चाहता था। मेलन सू ऊपर खड़ा था। उसने कहा, अब पढ़ाई का क्या पॉइंट? मैं तो शायद डैड के नाइट क्लब का काम संभाल लूं। हेल ने एड किया, मेरा बॉडी काफी स्टिफ हो गया है, सोच रहा हूं किसी फैक्ट्री में काम कर लूं। मुने उनके पास जाकर दोनों की गर्दन पर हाथ रखा और कहा, नो सू और हेम सोम, मुझे सियोल में कुछ इंपॉर्टेंट करना है। ये अकेले मेरे लिए मुश्किल होगा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुम लोग मेरी हेल्प करोगे। चलो मिलकर मेहनत करते हैं और सियोल चलते हैं।
मेरे दोस्तों, वे सीढ़ियों पर खड़े होकर दूर समंदर की ओर देखते हैं। शाम ढल रही थी। मुगो सोचता है, भविष्य में जाना मतलब ये नहीं कि मैं अकेले बदला लूंगा। जो भी होगा, मुझे ऐसे साथी चाहिए जो कभी धोखा न दे, जिन पर मैं भरोसा कर सकूं। वो अपने दोस्तों की ओर देखता है और मन में कहता है कि वो उन पर ट्रस्ट कर सकता है। स्कूल में मोक अपनी स्टडीज पर पूरा फोकस करने लगता है और सेमेस्टर के फाइनल एग्जाम्स में आसानी से फर्स्ट रैंक हासिल कर लेता है। नो सम के ग्रेड इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन वो धीरे धीरे इंप्रूव करने लगता है। वही हान अपनी एक्सरसाइज फिर से शुरू कर देता है। धीरे धीरे सब कुछ सही ट्रैक पर आने लगता है। सर्दी शुरू होती है। चारों तरफ बर्फ गिरती है। पहाड़ों और पेड़ों पर सफेदी छा जाती है। मुगाक चियोन फैमिली की मैशन के सामने खड़ा होकर चारों ओर देखता है और सोचता है, मैं वापस आ गया हूं। इस चियोन फैमिली के इस अजेय किले में पोन, चांग, गोंग, जोंग और नोगोए देश के सबसे प्रभावशाली इलाके थे। यही चांद तेसान का किला था, जो उस समय पूरे देश में सबसे ताकतवर और रिसोर्सफुल था। तीसरे गणराज्य ने सैन्य तख्तापलट के जरिए सत्ता हथिया ली थी और पांचवें गणराज्य ने भी एक और तख्तापलट के बाद शासन संभाला। यहां तक कि मौजूदा सरकार भी इस अजेय किले को मान्यता देती है। चियोन तेसान ने हमेशा अपनी दौलत को हर सत्ता से बचाकर रखा है। मुगु टेबल पर बैठकर खाना खा रहा है, जबकि दूसरी तरफ चियोन तेसान अपने फल एंजॉय कर रहा है। मो की पिछली जिंदगी में ये पल कभी नहीं आए, क्योंकि उसने चियोन तेसान से पहली बार तब मुलाकात की थी जब वो कोरियन यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ था। इसका मतलब है कि अब उसकी कीमत और पहचान बदल चुकी है। ड्राइंग रूम में दोनों आमने सामने बैठे हैं। चियोन तेसान धीरे धीरे चाय की चुस्की लेते हुए कहता है, मैंने सुना तूने लगातार 2 सेमेस्टर में पहला स्थान हासिल किया है। तेरे स्कूल का लेवल तो कुछ खास नहीं है, लेकिन लगता है इस बार तू सिर्फ डींगे नहीं मार रहा, तेरा दिमाग भी तेज है। वो अपना टी कप टेबल पर रखता है, अपने सिर की तरफ इशारा करता है और मुगब की ओर देखता है। मुगब हल्की सी मुस्कान देता है। चियोन तेसान उसे गौर से देखते हुए कहता है, लगता है तू वादे निभाने में भी अच्छा है। मैं तुझे एक गिफ्ट देना चाहता हूं। कोई चीज चाहिए? मोग जवाब देता है, मैं पहले ही कह चुका हूं कि जब मुझे जरूरत होगी मैं बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे कोरिया लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। चियोन सिर हिलाते हुए कहता है, हां, हमारी डील के मुताबिक अगर तुझे कोरिया यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल में एडमिशन मिल जाता है तो मैं तुझे सब कुछ दूंगा जो तुझे चाहिए। लेकिन अभी के लिए बता, इस समय तुझे क्या चाहिए? मुक सोचता है, अगर चियोन तेसान सच में अच्छा दादा बनने की कोशिश कर रहा है तो मुझे अलाउंस मांगना चाहिए। फिर वो कहता है, मुझे कंपनी के कुछ शेयर्स चाहिए। चियोन तेसान चौंक जाता है और पूछता है, कंपनी के शेयर्स? तुझे शेयर मार्केट के बारे में कुछ पता भी है? मुक जवाब देता है, मुझे कुछ भी नहीं पता, इसलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। अगर अभी खरीदना हो तो कंपनी का कौन सा स्टॉक अच्छा ऑप्शन होगा? दादा उसे गौर से देखते हैं। मुग हल्का मुस्कुराते हुए कहता है, अगर मैं पैसे मांगता तो आप बस इसे अपने पोते की एक क्यूट रिक्वेस्ट समझते, है ना? चियोन तेसान हल्की सी मुस्कान देता है और फिर डायरेक्टर से पूछता है, डायन कॉरपोरेशन में हमारी कितनी हिस्सेदारी है? डायरेक्टर जवाब देता है, 47% सर। चियोन तेसान सिर हिलाते हुए कहता है, सब कुछ मेरे पोते के नाम कर दो। ये उसका गिफ्ट है। ये सुनिश्चित करो कि सभी टैक्स क्लियर हों, ताकि कोई दिक्कत ना आए। डायरेक्टर तुरंत कहता है, समझ गया सर। मुंह चौंक जाता है जब वो डायन का नाम सुनता है। उस वक्त डायन कॉरपोरेशन देश का नंबर 1 अजेय समूह था, लेकिन संस्थापक की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों के बीच जायदाद का बंटवारा हो गया था, जिससे कंपनी में भारी विवाद पैदा हो गया। डायन के शेयर्स सिर्फ पैसे की बात नहीं है, इन्हें पाना बहुत मुश्किल है, भले ही किसी के पास ढेर सारा पैसा क्यों न हो। मुंह खड़ा होता है, हल्का झुककर धन्यवाद कहता है और सोचता है, मैं तो बस अलाउंस की उम्मीद कर रहा था, लेकिन ये तो जबरदस्त गिफ्ट निकला। वो फिर से सोफे पर बैठ जाता है।
तभी कोई अंदर आता है और कहता है, फादर, हम आ गए। मुओ चौंक कर ऊपर देखता है। ये चियोन सुवान था, अपनी पत्नी, बेटे और भाई के साथ। चियोन सुवान मुओ को देखता है और पूछता है, तू मोक का बेटा है? मोक खड़ा होता है और उन लोगों को देखता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंजता है, क्या ये वही लोग हैं जिन्हें मैं ढूंढ रहा था? यही वो लोग हैं जिन्होंने मुझे मरवाने का आदेश दिया था? चियोन तेसान पीछे से कहता है, ग्रीट देम, ये तेरे अंकल हैं। मुनाक वही खड़ा सोच रहा था कि इन हालातों में सबसे ज्यादा शक इन्हीं पर है, लेकिन उसे अभी इनकी नजरों में नहीं आना चाहिए। वो हल्का सा झुकता है और कहता है, नमस्ते अंकल, मेरा नाम मुगाक है। चियोन सुवान सिर हिलाते हुए कहता है, मैंने सुना तू बिना मां के मुश्किल हालातों में बड़ा हुआ है। तेरी दादी ने तुझे पाला। तुझसे मिलकर अच्छा लगा। चियोन सुवान मुस्कुराते हुए कहता है, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बताओ। वो मुगाक के कंधे पर हाथ रखते हुए जोड़ता है, आखिर हम परिवार हैं। एक कमरे में चियोन तेसान कहते हैं, तुम्हारी ससुराल वालों का बिजनेस कैसा चल रहा है? मैंने सुना है कि सैमसंग ग्रुप की हालत इन दिनों थोड़ी मुश्किल में है। वो महिला जवाब देती है, नहीं, सब कुछ ठीक है। मीडिया बस अपनी मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है। आप तो जानते हैं मेरे ससुर को, वो वैसे ही किसी की परवाह नहीं करते। चियोन तेसान सिर हिलाते हुए कहते हैं, हां, मैं जानता हूं। वो एक बेरहम इंसान है, जिनके लिए आंसू और खून का कोई मतलब नहीं। फिर भी उन्हें बता देना कि अगर उन्हें मदद की जरूरत हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। शादी के बाद वो हमारे परिवार का हिस्सा है। मैं उन्हें अनदेखा नहीं कर सकता। लड़की सिर झुकाकर कहती है, जी पिता, मैं उन्हें बता दूंगी। शुक्रिया। इसके बाद चियोन तेसान चियोन सुवान से पूछते हैं, मिस्टर किम जेन कैसे हैं? सुवान जवाब देते हैं, मेरे ससुर ठीक है, राजनीति में व्यस्त है और कोई दिक्कत नहीं है। चियोन तेसान कहते हैं, उन्हें बता देना कि अगर पैसे की जरूरत हो तो मुझसे कहें। उन्हें गैरकानूनी कामों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब चियोन तेसान थोड़ा गंभीर होकर पूछते हैं, वैसे क्या तुम में से किसी ने प्रेसिडेंट ली हाकू को पैसे भेजे हैं? कमरे में सन्नाटा छा जाता है। वो आगे कहते हैं, पैसे का इस्तेमाल इस तरह मत करो। उन्हें मजबूर करो कि वो खुद आकर हमारे सामने गिड़गिड़ाएं। कभी भी उन्हें पहले से पैसे मत दो। चियोन सुवान थोड़ा हिचकिचाकर कहते हैं, पिता, क्या आपको नहीं पता कि प्रेसिडेंट ली हाकू के पीछे कौन खड़ा है? अगर हमने वादा तोड़ा तो चिम सुविन बीच में बोल पड़ता है, वो सही कह रहे हैं पिता, अगर हमने ऐसा किया तो शियांग पोंग हमें नहीं छोड़ेंगे। चियोन तेसान उनकी बातें ध्यान से सुनते हैं। बारिश हो रही थी। मुगाक अपनी मां के कमरे में दाखिल होता है। कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसकी पिछली जिंदगी में था। उसने एक बुकशेल्फ से किताब निकाली और खोलते ही एक तस्वीर गिर पड़ी, चियोन तेसान और उसकी मां की एकमात्र तस्वीर जो उसे अपनी पिछली जिंदगी में मिली थी। वो सोचता है, दादा ने मां की कोई और तस्वीर क्यों नहीं छोड़ी, जैसे वो चाहते थे कि पूरी दुनिया उन्हें भूल जाए। तभी दरवाजा खुलता है और एक लड़का अंदर आता है। वो पूछता है, क्या तुम मिसुक के बेटे हो? मुगाक उसे देखते ही सोचता है, तो ये है शियान जैन, वही इंसान जिसने मुझे मरवाने का ऑर्डर दिया था। उसकी नजरों में मैं सिर्फ एक वारिसी खतरा था। शियान जैन आगे कहता है, तुम बुएन से आए हो, है ना? गांव से सियोल आने के बाद कैसा लग रहा है? एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा होगा, सही कहा ना? मुगाक बिना किसी भाव के पूछता है, तू है कौन? शियान हंसते हुए कहता है, इतना रूखा क्यों बोल रहा है? मुझे नहीं पता कि गांवों में लोग बात करने की तमीज नहीं सीखते क्या? मुगाक उसे ठंडी नजरों से देखता है और सोचता है, इसका रवैया आज भी वैसा ही है। कितना बचकाना इंसान है। वो किताब शेल्फ पर वापस रखता है और शियान के सामने जाकर ठंडे लहजे में कहता है, अगर तू मुझसे बड़ा है तो तू भी मुझे सम्मान से बात कर। पहली बार मिल रहे हैं और तू चाहता है कि मैं तुझे रिस्पेक्ट दूं। शियान जैन उसकी तीखी प्रतिक्रिया से हैरान रह जाता है।
वो कभी इस तरह की हिकारत का आदी नहीं था, क्योंकि उसका पिता परिवार का सबसे बड़ा बेटा था, जो एक लोन शार की तरह ताकतवर था। मिलडोंग का किंग शियान जैन का खून खोल रहा था। उसकी मां सैमसंग ग्रुप के चेयरमैन की सबसे बड़ी बेटी थी। सैमसंग, जो दुनिया के 5वें सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर में गिना जाता था। कौन हिम्मत करेगा उससे इस तरह बात करने की? वो तिरस्कार से हंसा और कहा, तेरी इतनी हिम्मत? कोई भी मेरे सामने इतनी अकड़ में बात करने की जुर्रत नहीं करता। फिर उसने खुद को शांत किया और ठंडी आवाज में बोला, खैर, छोड़ो। मुझे नहीं पता कि तुम यहां क्यों आए हो, लेकिन ये जगह तुम्हारे जैसे किसी इंसान के लिए नहीं बनी। बोल, कितना चाहिए तुझे यहां से भागने के लिए? 100 मिलियन ठीक रहेगा? वो व्यंग्यात्मक लहजे में जोड़ता है। 100 मिलियन में बोएन जैसे गांव में तो तू किसी चैबोल की तरह ऐश कर सकता है। मुगाक ने एक पल सोचा, यही सब पहले भी कहा था। पहले तो मैं बस खड़ा रहकर बकवास सुनता रहा था, लेकिन इस बार नहीं। वो हल्की हंसी के साथ तंज कसता है। वाह, सबसे बड़े बेटे से ऐसी उम्मीद थी। क्या तुम अपने छोटे भाई को पॉकेट मनी दे रहे हो? शियान जैन ठहाका लगाकर कहता है, 100 मिलियन क्या पॉकेट मनी नहीं है? जगल में इतने में बस एक प्लेट सुशी ही मिलेगी। फिर उसकी हंसी और जहरीली हो जाती है। यही वजह है कि तेरे पास मां बाप नहीं है ना? सुना है तेरी दादी ने तुझे पाला है। तेरी शक्ल देख के समझ आता है उस बूढ़ी औरत की कैसी हालत होगी। तभी शियान जैन के चेहरे की हंसी गायब हो गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। धड़ाम, मुगाक का मुक्का दरवाजे के ठीक पास लगा। उसकी आंखों में आग जल रही थी। हां, मेरी दादी ने मुझे पाला था, तो क्या अब मार खानी है इस गांव के अनपढ़ बुएन से? शियान जैन चौंक गया। गुस्से से लाल होकर बोला, तू समझता है कि तू इस हरकत के बाद बच जाएगा? सबसे बड़े बेटे पर हाथ उठाने की हिम्मत? मैं अभी दादाजी को बताने जा रहा हूं। मुगाक हंसा, तू सच में बेवकूफ है शियान जैन। वो आगे बढ़कर फुसफुसाया, संभल जा, क्योंकि अभी के अभी तू सिर्फ एक बिगड़ा हुआ पोता है जो ड्रग्स लेता है और हो सकता है स्मगलिंग में भी फंसा हो। अगर ये सब न्यूज में आ गया तो? शियान जैन कांप उठा। उसकी सांस अटक गई। वो हकलाते हुए बोला, तू तू क्या बकवास कर रहा है? मुगाक ने ठंडे अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, समझा नहीं? या मैं उन दूसरे चैबोल बच्चों की कहानियां सुना दूं जो होटल्स में ड्रग्स लेते हैं और फिर लड़कियों को अस्पताल पहुंचा देते हैं? अब शियान जैन सच में डर चुका था। खेल अब शुरू हुआ है। मुगाक ने ठंडे अंदाज में शियान जैन की आंखों में देखा। शियान जैन हकलाते हुए बोला, तू ये सब कैसे जानता है? मुगाक ने बिना किसी घबराहट के जवाब दिया, सबसे जरूरी बात यह है कि तू अभी बच्चा है। अगर तुझे लगता है कि मैं दादाजी के पास जाने की हिम्मत नहीं रखता, तो चल मेरे साथ। शियान जैन की आंखों में डर साफ दिख रहा था। यह कैसे हो सकता है? मुगाक को मेरी हर हरकत का पता है। मुगाक ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बड़े भाई, अगर चाहता है कि मैं तुझे बड़े भाई जैसा मानूं, तो तुझे खुद को वैसा साबित भी करना होगा। शियान जैन दरवाजे से टिककर खड़ा हो गया। उसका शरीर हल्के हल्के कांप रहा था। मुगाक ने आखिरी वार किया, अब जा सकता है? मैं आज थोड़ा थक गया हूं। शियान जैन की आवाज कांप रही थी। किसी को कुछ मत बताना, वरना हम दोनों में से कोई जिंदा नहीं रहेगा। मुगाक मुस्कुराया, यह रिक्वेस्ट है या धमकी? शियान जैन ने धीरे से जवाब दिया, रिक्वेस्ट। मुगाक ने निढाल हाथ से इशारा किया, समझ गया। अब निकल यहां से, मेरे पास और वक्त नहीं है। शियान जैन ने जल्दी से दरवाजा खोला और बाहर निकलकर उसे बंद कर दिया। क्या यही इंसान था जिसने मेरी मौत का आदेश दिया था? मुगाक की नजरों में सवाल थे, लेकिन जवाब अभी अधूरे थे। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए मुगाक के दादाजी हॉल में खड़े थे। उन्होंने सीधे पूछा, जा रहे हो? मुगाक ने हल्का सिर झुकाकर कहा, हां, अब निकल रहा हूं। दादाजी बिना उसकी तरफ देखे आगे बढ़ने लगे और बोले, ठीक है, जाओ।
मुगाक ने फिर से झुककर सिर हिलाया। मैं अक्सर मिलने आऊंगा। दादाजी ने खिड़की से बाहर देखते हुए सिगार का कश लिया और उसी हाथ से इशारा किया, जाओ। मुगाक ने पलटकर देखा। वो कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन क्या? अपने शहर लौटते ही डायरेक्टर ने उसे एक लिफाफा पकड़ाया और कहा, ये लो 100 मिलियन। मुगाक ने लिफाफा उठाया और डायरेक्टर को सवालिया नजरों से देखा। डायरेक्टर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह चेयरमैन का तोहफा है। उन्हें लगा कि तुम्हारे लिए शेयर कम पड़ सकते हैं। फिर वो रुका और धीमे स्वर में कहा, पासवर्ड। एक नौजवान लड़की की बरसी। नहीं, डायरेक्टर ने अपनी गलती सुधारी। पासवर्ड तुम्हारी मां की पुण्यतिथि है। मुगाक चौंक गया। तो जियान तेसान हर चीज इतनी बारीकी से संभालते हैं? उसके दिमाग में कई सवाल घूमने लगे। अब आगे क्या होगा? फिर वो डायरेक्टर से कहता है, उनका मेरी तरफ से शुक्रिया अदा करना। डायरेक्टर जवाब देता है, तुम खुद भी उन्हें थैंक यू बोल सकते हो। मुझे यकीन है कि वो तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। मूडू चुपचाप खड़ा रहता है, सब कुछ अपने अंदर समेटते हुए। अब वो सेकंड ईयर में था और एक नई क्लास में पहुंच चुका था। लेकिन एम्सू अब भी मेहनत कर रहा था और हेवंस सम ने खुद को जूडो क्लब के लिए डेडिकेट कर दिया था। हर कोई अपनी अपनी जगह पर फुल फोकस के साथ ग्राइंड कर रहा था, क्योंकि सबने एक दूसरे से सोल यूनिवर्सिटी में साथ एडमिशन लेने का प्रॉमिस किया था। तभी क्लास में एक नया स्टूडेंट आया। टीचर ने इंट्रोडक्शन दिया, ये सियोल से ट्रांसफर होकर आया है, सब ध्यान दो। लड़का क्लास के सामने खड़ा हुआ और कहा, मेरा नाम है एच जिनो, मैं सियोल से आया हूं। उम्मीद है कि सब अच्छे से मिलेंगे। ये लड़का किसी और ही लेवल का पागल था। एक होटल के अंदर स्कूल यूनिफॉर्म पहने लड़कों का एक ग्रुप बैठकर रेमेन खा रहा था। वही एक लड़का सिगरेट सुलगाए बैठा था। उसका नाम था होंगजियो। उसने बाकी लड़कों से पूछा, इस स्कूल का बॉस कौन है? एक लड़के ने जवाब दिया, बॉस? किसकी बात कर रहे हो? दूसरे ने कहा, हमारे पास कोई ऑफिशियल बॉस नहीं है, लेकिन अगर कोई सबसे करीब है तो वो किम मुओक होगा। होंगजियो ने पूछा, कि मुओक किस ग्रेड में है? बगल में बैठा लड़का बोला, हाई स्कूल का स्टूडेंट है, बहुत स्ट्रांग है। फिर उस लड़के ने पिछले साल हुए एक इंसिडेंट के बारे में बताना शुरू किया। जब सेमेस्टर शुरू ही हुआ था तो सीनियर्स ने सब पोटेंशियल वाले स्टूडेंट्स को बुलाया था। सबने उनकी बात सुनी, लेकिन किम मुओक चुपचाप डेस्क पर सिर रखकर सोता रहा। सीनियर्स पास आए और बोले, क्या तू सुन नहीं रहा? बाहर आने को कहा था और तू यहां सो रहा है? फिर एक सीनियर ने मुओक के सिर पर थप्पड़ मार दिया। मुओक धीरे से उठा, अपनी गर्दन क्रैक की और बिना किसी एक्सप्रेशन के उस सीनियर को घूरने लगा। अब सीनियर थोड़ा घबराया, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, धड़ाम, मुओक ने एक जबरदस्त पंच मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर उसने बाकी सीनियर्स की भी धुलाई कर दी। उसके बाद मुओक ने पूरे क्लास की ओर देखा और कहा, मैं वापस होने जा रहा हूं, मुझे मत उठाना। जिस लड़के ने किस्सा सुनाया था उसने कहा, उस इंसिडेंट के बाद सीनियर्स ने कभी उसे छूने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि अब वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रहा है। होंगजिनो ने दिलचस्पी लेते हुए कहा, ओह, तो अब वो सिर्फ पढ़ाई कर रहा है जबकि वो सबसे स्ट्रांग है? क्या अकड़ू इंसान है यार। ऐसे बंदे को छेड़ना तो बहुत मजेदार होगा। एक और लड़के ने पूछा, तो क्या उससे लड़ने का सोच रहा है? बगल में बैठे लड़के ने उसे चेतावनी दी, बेवजह लड़ाई मत शुरू कर, वो पूरी तरह अलग लेवल पर है। होंगजिनो ने सिगरेट का कश लेते हुए कहा, अच्छा फाइट करना ही जीतने की गारंटी नहीं देता। वैसे तुम लोग मेरी बात इसलिए मानते हो क्योंकि मुझसे हार चुके हो? कोई कुछ नहीं बोला। वो हंसा और कहा, नहीं, सिर्फ इसलिए कि मेरे डैड चीफ प्रोसिक्यूटर है। वैसे उसके डैड क्या करते हैं, बताओ? बगल वाले लड़के ने जवाब दिया, उसके पेरेंट्स नहीं हैं, वो अपनी दादी के साथ रहता है, लेकिन उसका एक दादा भी है। उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। होंग जिनो के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। सच में? तो उसके पेरेंट्स नहीं हैं?
उसका एक्सप्रेशन अब मजाकिया और तिरस्कार भरा था। स्कूल के बाहर पार्क में मोक और मोसू सीढ़ियों पर बैठे बातें कर रहे थे। मोसू ने कहा, लगता है कि हेवनसू स्पोर्ट्स क्लब फिर से चला गया। मोक ने जवाब दिया, हाँ, उसने काफी लंबे समय तक रेस्ट लिया था। वो फिजिकल एजुकेशन कॉलेज जाने के लिए इतना डेडिकेटेड था कि उसने एकदम स्ट्रिक्ट डाइट भी फॉलो की। नमसू हंसते हुए बोला, अपना छोटा सियोंग अब मैच्योर होना शुरू हो गया है। तभी गुमू थोड़ा चौंकते हुए बोला, तुम लोगों ने उस ट्रांसफर स्टूडेंट के बारे में सुना? होंग जिनियो, जो सियोल से आया है। स्कूल पूरी तरह से उसका खेल का मैदान बन चुका था। मुगाक ने अचानक खेल के मैदान के दूसरी तरफ देखा, जहां कुछ लड़के गुजर रहे थे। वो रहे सुंदर लड़के। एंसू ने हंसते हुए कहा। जिनो वही खड़ा था, चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए, और मुगाक ने उसे गंभीर और सतर्क नजरों से देखा। उससे दूर रहो, मुगाक ने सख्त लहजे में कहा। एंसू ने हंसते हुए जवाब दिया, क्यों? मुझे क्यों उससे बचना चाहिए? तू बेवजह इतना परेशान क्यों है? बस कह दिया, उससे दूर रह। एंसू ने उसकी टेंशन नोटिस की और कहा, अच्छा ठीक है, पर तू इतना टेंशन में क्यों है? क्या वो तेरी कोई कमजोरी जानता है? मुगाक ने उसकी बात सुनी और फिर एच जिनो और उसके दोस्तों को अपनी ही दुनिया में बिजी देखता रहा। मुगाक फ्लैशबैक में चला गया। उसे याद आया वो दिन जब मुंगू एक झगड़े में बुरी तरह घायल हो गया था। उस दिन क्लासरूम में मुगाक बैठा था। तभी हंसू भागते हुए आया और बोला, बुरा हो गया, मोंगू का एक्सीडेंट हो गया। मुगाक बिना नजर उठाए बोला, कैसा एक्सीडेंट? हंसू ने गहरी सांस ली और कहा, मोंगू का पैर बुरी तरह जख्मी हो गया है। अब वो उस पैर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तभी उसका दोस्त गुस्से में चिल्लाया, ये सब उस ट्रांसफर स्टूडेंट होंग जिनो की वजह से हुआ। उसके पिता चीफ प्रोसिक्यूटर है, इसलिए उसे कोई सवाल नहीं कर रहा। मुगाक ने गुस्से में अपनी पेंसिल जोर से दबाई और उसे नोटबुक में रख दिया। फिर ठंडे लहजे में बोला, इसका मुझसे क्या लेना देना? जाओ, मुझे पढ़ने दो। लेकिन इस बार मुगाक ने ठान लिया था कि अब वो अपने करीबियों को किसी भी हालत में नहीं खोएगा। क्लासरूम में एंसू अपनी किताब पढ़ रहा था। तभी दरवाजे पर होंग जिनो खड़ा हुआ और बोला, मिंगू। एंसू ने बिना इंटरेस्ट लिए कहा, क्या है? जिनो ने सामने वाली कुर्सी पर हाथ टिकाया और कहा, सुना है तू मुगाक का काफी क्लोज फ्रेंड है। वो लड़ने में बहुत तगड़ा है ना? एंसू ने कंधे उचकाकर कहा, टेंशन मत ले, अब वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता है, तुझसे कोई लेना देना नहीं। जिनो ने हल्की हंसी के साथ कहा, सच में? उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इस स्कूल को टेक ओवर कर रहा हूं? एंसू ने हाथ हिलाते हुए कहा, तेरा जो मन करे कर, स्कूल को तल कर खा, ग्रिल करके खा, मुगाक को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनो ने सिर हिलाया और कहा, अरे यार, ये तो बड़ा बुरा हुआ। मुझे तो उम्मीद थी कि उसे गुस्सा आएगा, लेकिन अगर उसे परवाह नहीं तो फिर मुझे उसका गुस्सा निकालना ही पड़ेगा। एंसू गुस्से में आ गया और बोला, उसने तेरा क्या बिगाड़ा है? जब वो सिर्फ पढ़ाई करना चाहता है तो तू उसे परेशान क्यों कर रहा है? जिन्होंने ठंडी आवाज में जवाब दिया, क्योंकि मुझे नफरत है उन लोगों से जिन्हें मुझसे बेहतर समझा जाता है। लोग उससे ज्यादा डरते क्यों हैं? तभी जिनो के पीछे खड़ा एक लड़का आगे आया और एंसू के गाल पर थप्पड़ मारते हुए बोला, अबे लूजर, तुझे पता भी है तू किससे बात कर रहा है? अगर मुगाक नहीं होता तो तू किसी कोने में छुपकर कांप रहा होता। तू इतनी अकड़ कैसे दिखा सकता है? एंसू का चेहरा गुस्से से तमतमा गया, लेकिन तब तक जिनो ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा, मैं जो चाहता हूं वो लेकर रहता हूं, और जिसे कुचलना होता है उसे कुचल कर रख देता हूं। एंसू गुस्से से चिल्लाया, तू कितना घटिया इंसान है। तभी जिनो के आदमी ने एंसू का सिर पकड़कर इतनी जोर से डेस्क पर पटका कि उसकी नाक से खून बहने लगा। फिर उसने ठंडे लहजे में कहा, यह सब इसलिए हुआ क्योंकि तू उस हरामखोर मुगाक के ज्यादा करीब है। अब इसे पर्सनली ले ले। जिनो ने मुस्कुराते हुए कहा, इसकी अच्छे से धुलाई करो, इसे घसीट कर बाहर ले जाओ। मुगाक क्लासरूम में पढ़ रहा होता है,
तभी अचानक एक लड़का आता है और उसे आवाज लगाता है। वो लड़का कहता है कि बड़ी दिक्कत हो गई है। होंग जिनो मुमू को ले गया है और तुझे एनिक्स के बैम रूम में बुलाया है। मुगु हैरान हो जाता है और पूछता है, क्या? फिर वो स्कूल के कॉरिडोर में तेजी से दौड़ने लगता है, सोचते हुए कि जैसे उम्मीद थी, चाहे वो कितना भी बचने की कोशिश करे, चीजें वैसे ही होती है जैसी होनी होती है। जैसे ही मुग दौड़ता है, हसुंग उसके साथ जुड़ जाता है और कहता है, मुग, ये लोग क्या बोल रहे हैं कि मुमू को कोई होंगजिन नाम का बंदा ले गया? मुग दौड़ते दौड़ते अचानक रुक जाता है, हसुंग को रोक कर कहता है, हसुंग, ये मैं खुद संभालूंगा, तू यही रुक। हसुंग गुस्से में बोलता है, तू क्या बोल रहा है? मैं यहां कैसे खड़ा रह सकता हूं जब मुमू को वो रैंडम हरामखोर उठा ले गए? उधर मुग सोचता है कि 1 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद हसुंग अब बुएन का एक होनहार जूडो टैलेंट बन चुका है। अगर वो इस स्कूल वायलेंस केस में फंस गया तो उसे अपने सपनों से हाथ धोना पड़ सकता है। मुग हसुंग के कंधे पर हाथ रखकर समझाता है, शांत हो जा, तू एक एथलीट है। अगर तू इन चीजों में पड़ गया तो तेरे कॉलेज एडमिशन पर बुरा असर पड़ेगा। हसुंग गुस्से से चिल्लाता है, बस कर, मुझे अभी अपने कॉलेज की फिक्र नहीं है। अगर मुमू को कुछ हुआ तो मैं उस हरामी गिम्पो या जो भी वो है उसे छोड़ूंगा नहीं। मुग गुस्से में चिल्लाता है, पार्क हसुंग, मैंने तुझसे पहले भी कहा था, मुझे फ्यूचर में बहुत कुछ करना है। मुझे तेरी और मुमू की जरूरत है। गुस्से में मुगक बोलता है, मुझे ये संभालने दे। हसुंग एक पल चुप रहता है, फिर मुगक को आवाज लगाता है, मुग। मुग पास में पड़ा एक डंडा उठाता है और कहता है, यहां कोई ना आने पाए, चाहे स्कूल का टीचर हो या कोई और, बस इस पर ध्यान दे। हसुंग संदेह से पूछता है, क्या तू ये अकेले कर पाएगा? मुगक हल्की मुस्कान के साथ कहता है, तुझे याद नहीं मैं कौन हूं? मैं हूं किम मुगक। वो फिर एक दूसरे रास्ते से आगे बढ़ता है। पुराने क्लासरूम के अंदर होंग जिनो अपनी गैंग के साथ खड़ा होता है। मुमू जमीन पर बैठा होता है और मुगक उसके सामने डंडा पकड़े खड़ा रहता है। होंग जिनो मजाकिया अंदाज में कहता है, वाह, लगता है लोग मजाक नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि अगर मैंने मुमू को हाथ लगाया तो मुगक खुद आ जाएगा। और देख, तू सच में आ गया। अगर तू नहीं आता तो मैं इस लड़के की टांगे तोड़कर इसे भी भेज देता। वो मुमू की तरफ देखकर कहता है, तू किस्मत वाला है ना? घायल मुमू मुगक की तरफ देखता है और पूछता है, तू यहां क्या कर रहा है? मुगक गुस्से में जवाब देता है, अगर तुझे मुझसे कोई बात करनी थी तो सीधे मेरे पास आता। मेरे दोस्तों को क्यों घसीट रहा है? मुगक डंडा कसकर पकड़ते हुए होंग जिनो को घूरता है। होंग जिनो हंसते हुए पागलपन भरे अंदाज में कहता है, सच में? मैंने ऐसा क्यों किया? फिर से क्यों किया? ओह हां, अब याद आया, बस मजा आ रहा था। मुगक गुस्से से दांत पीसता है, मजा? अगर बात सिर्फ मजे की है तो मुमू को बाहर भेज और मुझसे खेल। मैं तुझे असली मजा दिलवाऊंगा। होंग जिनो हल्की सी पागल हंसी के साथ कहता है, मुमू को बाहर भेजकर तुझसे खेलूं? क्या तू कोई फिल्म शूट कर रहा है जिसमें बुएन के लड़कों की वफादारी दिखाई जा रही है? होंग जिनो अपनी गैंग की तरफ देखकर आदेश देने वाला ही होता है कि उसके लड़के आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर डर साफ झलकता है। वो पीछे हटने लगते हैं। होंग जिनो चिढ़कर चिल्लाता है, क्या कर रहे हो तुम सब? मैंने बताया नहीं था कि मेरा बाप कौन है? मेरा बाप एक प्रोसिक्यूटर है। फिर वो गुस्से में अपने साथियों की तरफ मुड़कर बोलता है, अगर इस लड़के ने तुम में से किसी को छुआ भी तो मैं उसकी जिंदगी जेल में सड़ा दूंगा। किसी भी नतीजे की चिंता मत करो, इसे मार डालो। लड़के डंडे उठाकर मुगक को घेर लेते हैं। एक लड़का आगे बढ़कर मुगक की पीठ पर डंडे से वार करता है, लेकिन मुगक पलटकर उसी के गले पर डंडा मारता है। लड़का दर्द से चिल्लाता है और जमीन पर गिर जाता है। फिर 2 लड़के पीछे से मुगक पर डंडे से हमला करते हैं, मगर मुगक अपनी तेजी से उन्हें रोककर जोरदार वार करता है, जिससे एक लड़का जमीन पर गिर जाता है। मुगक आगे बढ़कर एक और लड़के के चेहरे पर जोरदार किक मारता है। तभी पीछे से एक लड़का
मुगक की पीठ पर वार करता है। मुगक तुरंत पलटकर डंडा उसके चेहरे पर मारता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। होंग जिनो गुस्से में चिल्लाता है, हरामी, इसको खत्म करो। मुगक के सामने सभी लड़के डंडे उठाए खड़े रहते हैं। अचानक खून की बूंदें हवा में उड़ती हैं। होंग जिनो की आंखें फटी रह जाती है जब वो देखता है कि मुगक ने सारे लड़कों को गिरा दिया है। सब घायल होकर जमीन पर पड़े हैं। मुगक गहरी सांस लेता है और तभी वो अचानक पीछे मुड़ता है और देखता है होंग जिनो ने मोमू की गर्दन पर चाकू रखा हुआ है। होंग जिनो कहता है, अगर 1 इंच भी हिला तो तेरे दोस्त की गर्दन काट दूंगा। मुगक स्थिति की गंभीरता को समझते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता है। फिर अचानक वो घूमकर जोरदार घूंसा होंग जिनो के चेहरे पर मारता है। होंग जिनो एक तरफ गिर पड़ता है। उसकी नाक से खून बहने लगता है। वो दर्द से कराहता है और उठते हुए कहता है, तू क्या सोचता है कि इससे बच जाएगा? मेरा बाप प्रोसिक्यूटर है, चीफ प्रोसिक्यूटर। समझ नहीं आया क्या? वो तुझे जिंदगी भर जेल में सड़ा देगा। मुगक का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो होंग जिनो की कॉलर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और फिर मुगक गुस्से से होंग जिनो की कॉलर पकड़े हुए कहता है, जब मुक्के ज्यादा करीब होते हैं तो प्रोसिक्यूटर की क्या औकात? फिर वो होंग जिनो के चेहरे पर जोरदार घूंसा मारता है और बोलता है, ये मेरे दोस्त मोमू पर हमला करने के लिए। इसके बाद एक और घूंसा मारते हुए कहता है, ये मेरी पढ़ाई के बीच में टांग अड़ाने के लिए। फिर मुगक होंग जिनो की टांग पकड़ता है और कहता है, और ये आखिर में मोमू की टांग तोड़ने के लिए। होंग जिनो दर्द से चिल्लाते हुए कहता है, तू क्या कर रहा है? मत कर। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मुगक होंग जिनो की एड़ी घुमा देता है, जिससे वो जोर से चीख पड़ता है। नाम्बू पुलिस स्टेशन। मुगक एक जेल की कोठरी में बैठा होता है। तभी एक आदमी अंदर आता है और कहता है, मुगक चुपचाप बैठा होता है। तभी एक आदमी अंदर आता है और कहता है, मोक। मोक पूछता है, अंकल? वो आदमी समझाता है, हैंडसम ने मुझे बताया कि तुझे एमएसयू को बचाने के बाद यहां लाया गया। मोक जवाब देता है, एमएसयू ठीक है? अफसर कहता है, हाँ, वो ठीक है, उसे ज्यादा चोट नहीं आई। मुगक सोचता है, कई बार जब हम इन मुसीबतों से उलझते थे, हैस के पापा जो पुलिस अफसर थे हमेशा मामला संभाल लेते थे। अफसर गहरी सांस लेकर कहता है, इस बार मामला बहुत बिगड़ गया है। तूने बहुत गलत इंसान से लड़ाई कर ली है। वो डिप्टीप प्रोसिक्यूटर का बेटा है। मैं एक पुलिस अफसर होकर भी इस केस में कुछ नहीं कर सकता। सॉरी बेटा, इस बार मैं तेरी मदद नहीं कर सकता। मोक चुप रहता है, फिर पूछता है, अंकल, मैं एक फेवर मांग सकता हूं? अंकल हामी भरते हैं। हाँ, बता क्या चाहिए? मोक रिक्वेस्ट करता है, क्या मैं एक फोन कॉल कर सकता हूं? बस 1 मिनट लगेगा। पुलिस स्टेशन के अंदर मुगक बैठा होता है। तभी अचानक एक अफसर खड़ा होकर सैल्यूट करता है। एक आदमी गुस्से में अंदर आता है और चिल्लाता है, कहाँ है वो? कहाँ है वो हरामी? वो आदमी सीधे मुगक की तरफ बढ़ता है और पूछता है, क्या तूने मेरे बेटे पर हमला किया? मोक ठंडे लहजे में कहता है, ये एक फाइट के दौरान हुआ। मैं अकेला था और तेरा बेटा 10 लोगों के साथ था। फिर भी सिर्फ मुझे अरेस्ट किया जा रहा है। होंग जिनो का बाप हंसते हुए कहता है, देखो तो इस लौंडे को, कितना अकड़ रहा है। फिर वो चीफ किम को हुक्म देता है, इसे तुरंत इंट्रोगेशन रूम में ले जाओ। एक अफसर विरोध करता है, लेकिन सर, ये नाबालिग है। प्रोसिक्यूटर गुस्से में चिल्लाता है, मैंने कहा ले जाओ इसे, मैं खुद इसका इलाज करूंगा। फिर वो मुगक को घूरते हुए कहता है, मैं अच्छे से जानता हूं कि ऐसे लौंडों से कैसे निपटा जाता है। इंट्रोगेशन रूम में प्रोसिक्यूटर मुगक के सामने बैठकर कहता है, सुना है तू पहले भी काफी फेमस था। तेरे होमरूम टीचर ने तेरे सारे कारनामे बताए। उन्होंने कहा तू किसी गैंगस्टर से कम नहीं है। स्कूल के अंदर और बाहर तूने हर तरह की गुंडागर्दी की है, हिंसा, उगाही, चोरी, सब कुछ। फिर वो होंग जिनो की हालत देखते हुए हंसकर कहता है, तेरे कारनामे देखकर साफ पता चलता है कि तू कोई मामूली सड़क छाप लौंडा नहीं है। अचानक मुगक को अपना वो टीचर याद आता है, वो जानवरों को मारने वाला कमीना।
मुगक जवाब देता है, मैंने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए लड़ाई की। अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो आज मैं यहां बैठा भी नहीं होता। प्रोसिक्यूटर ठंडी हंसी के साथ कहता है, तो तू कह रहा है ये एक सेल्फ डिफेंस था? मैं फिर पूछता हूं, ठीक से जवाब दे, तूने ऐसा क्यों किया? मुगक गुस्से में कहता है, मुझे पता चला कि मेरे दोस्त को किडनैप कर लिया गया है। जब मैं उसे देखने गया तो जिनो और उसकी गैंग ने मुझ पर हमला कर दिया। मुझे मजबूरन लड़ना पड़ा। इसमें मेरी क्या गलती थी? प्रोसिक्यूटर हंसकर कहता है, यह तेरा लॉजिक यहां नहीं चलेगा। वो अपनी पैंट का बेल्ट निकालकर हाथ पर लपेटता है और कहता है, अब तुझे मैं सही सबक सिखाऊंगा। फिर वो बाकी अफसरों को आदेश देता है, इस लौंडे को पकड़ो। 2 अफसर मुगक को पकड़ते हैं और प्रोसिक्यूटर एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर मारता है। खून टपकने लगता है। प्रोसिक्यूटर तिरस्कार भरी हंसी के साथ कहता है, अब बता, तूने ऐसा क्यों किया? दोबारा बोल, ठीक से जवाब दे। फिर उसने मूक के चेहरे पर एक और मुक्का मारा। मूक का चेहरा चोटिल हो गया, लेकिन वो फिर भी कहता है, ये आत्मरक्षा थी। प्रोसिक्यूटर गुस्से से चिल्लाता है, इस नालायक ने मेरे गुस्से को और बढ़ा दिया है। अब मैं अपना गुस्सा एक और मुक्के से निकालूंगा। फिर वो मूक के चेहरे पर एक और जोरदार घूंसा मारता है। पास खड़ा अधिकारी ये सब देखकर दंग रह जाता है। वो मूक को कुर्सी पर बिठाता है और कहता है, अब बता, तूने ऐसा क्यों किया? मूक गहरी सांस लेते हुए कहता है, मैं पहले ही बता चुका हूं, ये आत्मरक्षा थी। प्रोसिक्यूटर कहता है, जितना ज्यादा तू विरोध करेगा, तेरे लिए उतना ही बुरा होगा। समझ नहीं रहा? मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या तूने पहले हथियार से हमला किया था? यह सही था या गलत? मुंह कहता है, मैंने सच कहा, गिम्पो के पास चाकू था। प्रोसिक्यूटर और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और मुंह की तरफ उंगली दिखाते हुए कहता है, तेरी ये बकवास मुझे मेरे पुराने दिनों में वापस ले जा रही है। इसे कुर्सी से बांध दो। पीछे खड़ा एक अधिकारी झिझकते हुए पूछता है, सच में? क्या हमें इसे बांधना चाहिए? प्रोसिक्यूटर गुस्से में चिल्लाता है, सालों, मुझे दोबारा बोलने पर मजबूर मत करो। क्या तुम लोग मुझे हल्के में ले रहे हो? बाकी अधिकारी घबरा जाते हैं और कहते हैं, जी सर। फिर वे मुंह की बाजुओं को कसकर पकड़ते हुए उसे कुर्सी से बांध देते हैं। प्रोसिक्यूटर अपनी सीट पर बैठते हुए एक सुई जैसी पतली चीज हाथ में लेता है और कहता है, मूक, ये तूने खुद अपने ऊपर बुलाया है, अब मुझे मत दोष देना। फिर वो सुई मूक की नाखून के नीचे घुसेड़ता है। जैसे ही सुई अंदर जाती है, मूक अचानक जोर से हंसने लगता है। प्रोसिक्यूटर अचानक चौंक जाता है, हरामी, तू हंस क्यों रहा है? क्या तू इतना डर गया है कि तेरा दिमाग खराब हो गया? मूक एक भड़काऊ हंसी के साथ कहता है, बाप जैसा बेटा, तुम दोनों को इन बेकार के औजारों से खेलने का बड़ा शौक है। प्रोसिक्यूटर गुस्से में चिल्लाता है, साले हरामी। फिर वो उठकर चिल्लाता है, इसे कसकर पकड़ो। तभी अचानक चीफ किम अंदर आता है और कहता है, प्रोसिक्यूटर, प्रोसिक्यूटर। प्रोसिक्यूटर गुस्से में चिल्लाता है, अब क्या है? बीच में क्यों टपक रहे हो? मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूं। चीफ जवाब देता है, असल में। प्रोसिक्यूटर उसकी तरफ मुड़कर देखता है। तभी एक आदमी सूट में कमरे में प्रवेश करता है। चीफ किम घोषणा करता है, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी यहां है। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी यू चांगोरेन, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिस के चीफ प्रोसिक्यूटर। जैसे ही चीफ प्रोसिक्यूटर अंदर आता है, प्रोसिक्यूटर हैरान होकर कहता है, यून, तुम यहां। उसके वाक्य पूरा करने से पहले ही मिस्टर यून उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का जड़ देते हैं। मिस्टर वाई ने प्रोसिक्यूटर की कॉलर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और गुस्से से गुर्राया, साले, अगर अकेले मरना है तो मर, लेकिन तू इन लोगों के साथ प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहा है? बुजान, तुझे पता भी है कि मैं जल्द ही सियोल जाने वाला हूं। प्रोसिक्यूटर घबराकर बोला, रुको, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? मिस्टर वाई ने उसकी कॉलर और टाइट करते हुए कहा, तुझे पता भी है कि ये किसका पोता है? अगर जानता होता तो कभी ये हरकत नहीं करता। प्रोसिक्यूटर अभी भी कंफ्यूज्ड, कांपती आवाज में बोला,
कौन है ये पीके जिसके लिए तुम इतना बड़ा हंगामा कर रहे हो? मिस्टर वाई ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। पोन चांगडोंग के चेयरमैन चियोन तासेन। चीफ प्रोसिक्यूटर चौंक गया। पोन चांगडोंग का चेयरमैन चियोन तासेन, ये इसमें कैसे इन्वॉल्व है? उसी पल मिस्टर युन ने मुआक की तरफ इशारा किया और बोले, ये चेयरमैन चियोन का पोता है, बेवकूफ। अब प्रोसिक्यूटर को समझ आ गया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। वो मुआक की तरफ देखता है। उसका घमंडी चेहरा अब पूरी तरह डर से भर चुका था। उसकी आंखों में हैरानी, शर्मिंदगी और डर का मिलाजुला भाव था। मुआक हल्की सी स्माइल के साथ ठहाका लगाकर हंस रहा था, सरकास्टिक, लेकिन बेहद ठंडे अंदाज में। प्रोसिक्यूटर की नजरें उसकी हंसी को घबराहट से देख रही थी, लेकिन अब साफ था कि डर ने उसे पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया था। डर उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। मैशन के अंदर मूक और उसके दादाजी बात कर रहे थे। दादाजी ने पूछा, बता, ये सब हुआ कैसे? मूक ने जवाब दिया, मैंने आपसे मदद इसलिए मांगी क्योंकि वो प्रोसिक्यूटर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके गलत इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। दादाजी ने पूछा, तू ये सब टाल नहीं सकता था? मूक ने ठंडी आवाज में कहा, अगर सिर्फ मुझे टारगेट किया जाता तो मैं शायद टाल देता, लेकिन उन्होंने मुझे पकड़ने के लिए मेरे करीबी लोगों को टारगेट किया तो मैं इसे इग्नोर नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने उन्हें कुचल दिया ताकि वो दोबारा मुझ तक पहुंचने की हिम्मत भी ना कर सके। मूक ने आगे कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरे अपने लोग तकलीफ में आए। मैं बस अपने परिवार और दोस्तों को प्रोटेक्ट करना चाहता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। यही रास्ता मैंने अपनी लाइफ के लिए चुना है। दादाजी चुपचाप उसे सुनते रहे, उसकी आंखों में झांकते हुए। मूक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं पहले ही आप पर बहुत बड़ा एहसान उधार रख चुका हूं, लेकिन अगर बात मेरे अपनों की सुरक्षा की आएगी तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। दादाजी ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, अगर मैंने तेरी मदद नहीं की होती तो तू क्या करता? तेरी जिंदगी वही खत्म हो सकती थी। मूक ने गंभीरता से जवाब दिया, अगर ऐसा होता तो इसका मतलब होता कि हमारी रिलेशनशिप बस इतनी ही थी। दादाजी ने उसकी तरफ सवालिया निगाहों से देखा। मूक ने आगे कहा, अगर आप मेरी मदद कर सकते थे लेकिन फिर भी अनदेखा कर देते तो आप मेरे परिवार में होने के लायक ही नहीं होते। इतना सुनते ही दादाजी जोर से हंस पड़े और बोले, बिल्कुल सही, एक मर्द को कभी झुकना नहीं चाहिए। जो भी तेरा है उसे बचाने के लिए तुझे हर चीज का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। मूक ने गंभीर निगाहों से उन्हें देखा और सोचा, मैंने जो कहा उसमें मैं पूरी तरह से सीरियस था, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि यही उनकी जिंदगी जीने की फिलॉसफी है, पिछले जन्म से ही। दादाजी ने गंभीर लहजे में कहा, अगर तू किसी से बच नहीं सकता तो उसे पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए ताकि वो दोबारा तुझे परेशान करने की हिम्मत भी ना कर सके। अधूरी जीत या बेवजह की रहमदिली बस दुश्मन को फिर से अटैक करने का मौका देती है। फिर उन्होंने मूक की आंखों में देखते हुए कहा, इसे कभी मत भूलना, अगर तुझे किसी को डराना है तो ऐसा कर कि वो तेरा नाम सुनकर भी कांप जाए। मूक ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में अब एक नई शक्ति थी। उसने तय कर लिया था कि आगे उसे कैसे खेल खेलना है। तेरा साथी है तो उसे पूरी तरह से गले लगा, लेकिन अगर कोई मुश्किल खड़ी कर रहा है तो उसे जड़ से उखाड़ फेंक। फिर दादाजी ने डायरेक्टर को बुलाया और पूछा, बुजान में हालात कैसे हैं? डायरेक्टर ने जवाब दिया, प्रोसिक्यूटर होंग पर अभी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जब से वो सियोल पब्लिक सिक्योरिटी डिवीजन में था तभी से उस पर घूसखोरी, हिंसा और केस मैनिपुलेशन जैसे कई इल्जाम हैं। उसे अरेस्ट करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। चीफ प्रोसिक्यूटर यू भी आपके फैसले का इंतजार कर रहे हैं। दादाजी ने पूछा, और स्कूल का क्या हुआ? डायरेक्टर ने बताया, प्रोसिक्यूटर एच के बेटे को, जो इस सब का मास्टरमाइंड था, स्कूल से निकाल दिया गया है। बाकी जिन भी स्टूडेंट्स ने इसमें हिस्सा लिया था उन्होंने खुद ही स्कूल छोड़ दिया। पिछले साल के होम रूम टीचर ने मुआ के खिलाफ झूठी गवाही दी थी, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
उसने रिश्वत ली थी, इसलिए हमें उसका अरेस्ट वारंट तुरंत मिल गया। दादाजी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या यह सब तुझे संतुष्ट करने के लिए काफी है? मुआ ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं आपसे एक और मदद मांगना चाहता हूं। दादाजी ने तुरंत कहा, मांग ले। मुआ ने गंभीर स्वर में कहा, क्या आप चीफ प्रोसिक्यूटर यूं के मामले को मुझे हैंडल करने देंगे? दादाजी ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, क्यों? तुझे इसे खुद क्यों हैंडल करना है? होटल के अंदर मिस्टर यूं और डायरेक्टर एक टेबल पर बैठे थे। सामने खाना परोसा हुआ था। डायरेक्टर ने पूछा, तुम प्रोसिक्यूटर होंग के साथ क्या करने का सोच रहे हो? मिस्टर यू ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, वो गिरफ्तार हो चुका है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अगर हमें एक मिसाल कायम करनी है तो हमें उसे कड़ी सजा देनी होगी। डायरेक्टर ने आगे कहा, इस पूरे प्रोसेस में यंग मास्टर का नाम कहीं भी नहीं आना चाहिए, समझे? मिस्टर यू ने सिर झुकाकर कहा, हां, मैं समझता हूं। डायरेक्टर ने कुछ पल चुप रहकर कहा, कोई और भी है जो तुमसे मिलना चाहता है? फिर वो उठकर दरवाजा खोलता है। दरवाजे के बाहर मुआ शांति से बैठा हुआ था। मिस्टर यू मुआक को देखकर मिस्टर यू हैरान रह जाते हैं। मुआक उनके बगल में बैठता है और डायरेक्टर कमरे से बाहर चला जाता है। मिस्टर यू ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे माफ कर दो। पिछली बार जो हुआ वो मेरी गलती थी। जब तक मैं बुजान का चीफ प्रोसिक्यूटर हूं तब तक तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मुआक ने शांत स्वर में कहा, कृपया मुझसे औपचारिकता मत रखिए। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप कुछ नहीं कर सकते थे। मेरे दादाजी वैसे भी ऐसी बातों को दिल से नहीं लगाते। मिस्टर यू बोले, लेकिन फिर भी तुम उनके पोते हो। वो इसे इतनी आसानी से नहीं भूलेंगे। मुआक थोड़ा झुककर बोला, इसीलिए मैंने अपने दादाजी से कहा कि मैं आपसे खुद मिलना चाहता हूं। चीफ प्रोसिक्यूटर, आप मेरे कारण मुश्किल में थे और मुझे माफी मांगनी थी। मिस्टर यू ने हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, ये सब मेरी गलती थी। मैं अपने मातहतों को सही से नियंत्रित नहीं कर सका। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मुआक ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद। मैं आपकी ईमानदारी भरी माफी अपने दादाजी तक पहुंचा दूंगा। लेकिन मिस्टर यू ने पूछा, लेकिन क्या? मुआक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या आप भविष्य में कभी बिना किसी शर्त के मेरी एक छोटी सी मदद कर सकते हैं? मिस्टर यू ने उत्सुकता से पूछा, एक मदद? मुआक ने जवाब दिया, हां, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं जो आपके लिए नुकसानदायक हो। बस एक ऐसी चीज जो सिर्फ आप ही कर सकते हो। मिस्टर यू हल्का हंसते हुए बोले, हां, ठीक है। अगर कोई ऐसा काम हुआ जो सिर्फ मैं कर सकता हूं तो मैं जरूर करूंगा। मुआ कमरे से बाहर निकल गया। तासिन प्रोफेसर से मुआ का स्कोर चेक करवाता है ताकि कोरिया यूनिवर्सिटी में उसके एडमिशन की कंफर्मेशन मिले। फिर वो पूछता है, क्या वो पास हुआ? यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट्स देखने के दौरान स्कूल में प्रेस भी मौजूद थी। मुआ वहां खड़ा था, इंटरव्यू दे रहा था। रिपोर्टर्स ने पूछा, आखिरी एकेडमिक प्रोफिशिएंसी टेस्ट में तुमने फर्स्ट और परफेक्ट स्कोर हासिल किया, जो कि इस टेस्ट की शुरुआत से अब तक कोई नहीं कर सका। कैसा महसूस कर रहे हो? मुआ ने पूरे 340 पॉइंट स्कोर कर एक नया रिकॉर्ड बना दिया था। रिपोर्टर्स ने लगातार सवाल करने शुरू कर दिए। तुमने कैसे पढ़ाई की, वो भी एक टेक्निकल हाई स्कूल से आने के बावजूद? क्या तुमने कोई प्राइवेट ट्यूटर रखा था? मुआ थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गया, लेकिन फिर हल्की स्माइल के साथ अपना हाथ सिर पर रखकर बोला, नहीं, मैंने कभी कोई प्राइवेट ट्यूटर नहीं रखा। मैंने सिर्फ टेक्स्ट बुक से पढ़ाई की। एक रिपोर्टर ने फिर पूछा, तुम अपने जूनियर्स के लिए कोई मोटिवेशनल मैसेज देना चाहोगे जो अगले साल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? मुआ ने हल्की मुस्कान के साथ कैमरे की तरफ देखा और कहा, पढ़ाई दुनिया की सबसे इजी चीज है। इसी दौरान मेशन में दादाजी मुआ का रिजल्ट हाथ में लिए स्माइल कर रहे थे और बोले, देखो जरा इसे, मारो दीकरो। तो दोस्तों, एपिसोड कैसा लगा? अब तो स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगला पार्ट कल सुबह 8 बजे आएगा, तो बिल्कुल भी मिस मत करना।
लाइक ठोको, कमेंट करो और अपने विचार बताओ। बाय।